नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय हम लोग सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस कह लो, इसका एक एक चैप्टर अच्छे से समझते हुए आ रहे हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज ही आपके लिए बनी हुई है ताकि मस्त आपका एकदम पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का धुआं धुआं हो जाए। अभी हम आपको दो चैप्टर पढ़ा दिए हैं। एक पढ़ाएं सबसे पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, जिसके 3 पार्ट पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ाए हुए हैं राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके भी लगभग 2 से 3 पार्ट पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें मैंने एक वीडियो पूरा का पूरा समरी वाइज, मतलब समरी नहीं, सबको जोड़ करके पूरा एक वीडियो मैंने कर दिया। तो वो लगभग 2 से 2 या सवा 2 घंटे का बना हुआ है, ठीक है। तो वो आप पहले चेकआउट कर लेंगे, यानी कि आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉलिटिकल साइंस का क्लियर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इसी के 3rd चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को कवर करेंगे। अब यार एक बात सुन लो, हमारा एक बात ध्यान से सुन लो। पहली चीज तो ये, तुमको बहुचट बन जाना है। क्या बन जाना है? बहुचट एकदम बन जाओ। मतलब हमको कुछ यादें नहीं है इससे पहले, हम आज तक पढ़े ही नहीं पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। हम आज तक पढ़े ही नहीं पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हमको पता नहीं है। हम आज एकदम बेसिक से लेकर के टॉप क्लास पहुंचेंगे। ये पूरा 1 घंटा 2 घंटा जो अभी आपको वीडियो मिलेगा, जो आप पूरा देखेंगे ना, इसमें हर एक चीज क्लियर हो जाएगा मालिक, हर एक चीज। कसम से आपको फिर कोनो चीज का कंफ्यूजन नहीं बचेगा, है ना। एकदम बहुत धुआं धुआं हो जाओगे, पूरा इलेक्शन प्रोसेस समझ जाओगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिक इस चीज का बात होगा, ठीक। अब दूसरी बात हमारी, ध्यान से सुन लो, पकड़ लो, कह रहे हैं अगर तुम कॉपी पेन निकाल करके नहीं बैठे हो, नोट नहीं कर रहे हो, तो चुप मार के वीडियो बंद कर दो। आपके लिए भाई साहब ये वीडियो नहीं बना है, क्योंकि जो इंसान पढ़ते वक्त नोट ना करे उसकी पढ़ाई ताखे पे रख दो, किसी काम की नहीं। तो नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं गुरु, और नोट्स हमें बनाते हुए चलना है। ये सब बात हो गई। अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। वीडियो को लास्ट तक देखते जाइएगा। पूरा का पूरा चैप्टर आपके खोपड़िया में एकदम ऐसे घुस जाएगा, दरवाजा खोल के ना, वह बोलेगा कि दरवाजा खोल, हमको घुसना है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3। अब यार सबसे पहले कहीं जाना है आपको तो पहले रास्ता देख लो। क्या देख लो? रास्ता देख लो। लद्दाख, लेह लद्दाख घूमने जाना है तो थोड़ा सा देख लो कि कहाँ कहाँ से होते हुए जाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से हम जो चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, तो पहले ये जान लो, और इस चीज को नोट भी करना, पहले ये जान लो कि क्या क्या चीज अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, किस किस चीज के ऊपर चर्चा होगा और पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले ये चीज, ठीक है, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, सब कुछ। तो अब हम आपको ये टॉपिक पूरा बताते हैं अच्छे से कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में, ये पूरे के पूरे जर्नी में आपका कैसा रास्ता है, कैसे होते हुए गुजरेंगे। तो सबसे पहले भैया देखो, चैप्टर का नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। हमको कुछ तो पता है, चुनाव है, रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व होता है, सब हम देखेंगे, हमको अभी तक कुछ नहीं पता है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले किस टॉपिक पे बात होगा? इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के बारे में। हम लोग अकेले देखेंगे कि इलेक्शन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, एकदम बेसिक लेवल पे। हमें पता ही नहीं है कि इसके पहले क्या क्या चीज हम पढ़े हैं, क्या क्या चीज नहीं पढ़े। सबसे पहले क्या होगा? इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी के बारे में। फिर इसके आगे दूसरा टॉपिक देखा जाएगा कि डेमोक्रेसी में बहुत सारे प्रकार होंगे, हैं? अरे प्रकार होंगे यार, बहुत तरीका होगा डेमोक्रेसी में। सेम वही सिस्टम इलेक्शन में भी बहुत सारा तरीका होगा, बहुत सारे मेथड्स होंगे। तो उन मेथड्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो दूसरा टॉपिक गुरु हो गया टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरा हो जाएगा इलेक्शन का टाइप देखेंगे, इलेक्शन का कौन मेथड है, क्या क्या चीज का इस्तेमाल करके हम इलेक्शन करवाते हैं भारत में। चाहे आपका प्रधान जी हो आपके गाँव का, चाहे आपके प्राइम मिनिस्टर हो पूरे देश के, चाहे आपके प्रेसिडेंट का है नहीं हो, समझ रहे हो। मतलब चुनाव तो बहुत चीज का होता है ना, चुनाव बहुत चीज का होता है। प्रधानमंत्री का भी हो गया, राष्ट्रपति का भी हो गया, आपके गांव के प्रधान जी का भी हो गया, है ना। तो सब चुनाव समझ लेंगे हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से। उसके बाद चुनाव में एक सिस्टम होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अरे भैया ये क्या बता दिए हमको, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आज तक सुने ही नहीं है। अगर सुने भी होंगे, आ रहा है नहीं आ रहा है, भाड़ में जाने दो। हम लोग एकदम बेस से क्लियर करेंगे ना क्या होता है। ये एक चुनाव का तरीका है जो कि हम आगे चल करके देखेंगे। फिर आगे बढ़ो फटाफट से, ठीक। दूसरा तरीका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, हमें नहीं पता, हम आगे देखेंगे। अच्छा जी, फिर आगे देखेंगे इसके मेथड देखेंगे, इसके कुछ फीचर देखेंगे। अब आज के इस वीडियो का, ये सारी चीजें तो आपके चैप्टर में है। अब आज के इस वीडियो का अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि देश में पार्लियामेंट क्या है, देश में राज्यसभा लोकसभा क्या होता है, विधानसभा विधान परिषद क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या हो गया, पार्लियामेंट क्या हो गया, बहुत कंफ्यूजन होता है बाबू, है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है।
एकदम कंफ्यूजियाए रहते हैं हमेशा कि मतलब कि पार्लियामेंट क्या है, सदन क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है। हम सुनते तो अक्सर नहीं है सब वर्ड, हम सुनते तो अक्सर नहीं है सब वर्ड। एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, एमएलसी क्या होता है, कौन प्रधानमंत्री को वोट दे रहा है, हम विधायक को वोट देते हैं, तमाम तरीके की बात जो है हम आज यहाँ पर करने वाले हैं, एक एक अच्छे से एक एक चीज। और ये बात ध्यान रखना, ये वाला जो सेक्शन है ना, क्लियर ऑल कंफ्यूजन ऑन पार्लियामेंट, लोकसभा, विधानसभा, फलान सभा, ढिकान सभा, एक एक चीज हम लोग क्लियर कर देंगे। आज तक आपको भले ना पता हो कि पार्लियामेंट क्या होता है, भले ना पता हो लोकसभा, राज्यसभा, कुछ हमें पता ही नहीं है यार, एक एक चीज। और इस वीडियो के बाद एकदम दिमाग में घुस जाने वाला है, तो टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा सारे टॉपिक का, आप वहां से पकड़ लीजिएगा। तो मेन मुद्दा हम ये देखेंगे, समझ जाएंगे आज कि यार पार्लियामेंट क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, सब कुछ एकदम दिमाग में, जहन में आपके बैठ जाने वाला है, पूरा का पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, इलेक्शन करवाने में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, मेथड होते हैं। एक तो आपका फर्स्ट पास्ट, दूसरा आपका प्रोपोर्शनल, उसके बाद तीसरा आपका लिस्ट सिस्टम, उसी में सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। ये सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम सबका फीचर, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, किताबी भाषा नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से अच्छे से एकदम देहाती भाषा में, देसी भाषा में सब कुछ समझ जाएंगे, आपके खोपड़ी में एकदम चीज घुस जाने वाली है। आगे इसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे देखेंगे। इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कितने हैं सोचिए, नहीं है तो हम बताएंगे। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात हो गया, फिर डेलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग हिंदी में कहते हैं। जब प्रधान जी का चुनाव हो, चाहे किसी का चुनाव हो, तो पहले परसीमन आता है। क्या आता है? परसीमन आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है, तो सीट कौन सा है, सीट कौन सा है, जनरल लोग लड़ेंगे कि SC ST लड़ेंगे, सुरक्षित है कि जनरल है कि पिछड़ी है, रिजर्वेशन होता है। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा, ये जो कमीशन है वो बताती है, इलेक्शन कमीशन से मिल करके। इसके बाद वुमेन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में देखेंगे, इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि कुछ बदलना है कि नहीं बदलना है। तो कुल मिलाकर के आपका जो चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, उतना में भैया तुम्हारा 16 टॉपिक है। कितना टॉपिक है? 16 टॉपिक हैं। और बाबू तुम मतलब जानते हो या घंटा जानते नहीं हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम एक एक चीज आपका 16 का 16 टॉपिक एकदम बेस से क्लियर कर देंगे, ठीक है? ओके, ये हो गया आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन सेक्शन। ये फटाफट से अभी पॉज करिए, हम तो साइड में हट रहे हैं, पकड़ लिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी से। किससे? इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी से। अब बात हमारा सुनो, अब हमारा बिंदास रूप से बात सुनो। टॉपिक आपका यहां पर लग चुका है, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। 2 वर्ड दिख रहे हैं, कवर्ड दिख रहे हैं, 2 वर्ड दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कौन से पहले दिख रहे हैं? जोर से चिल्ला के जहां बैठे हो वहीं बोलो, इलेक्शन। दूसरे वर्ड कौन से दिख रहे हैं? डेमोक्रेसी। क्या दिख रहा है? डेमोक्रेसी। अब हम एक एक करके दोनों वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले इलेक्शन, सबसे पहले इलेक्शन। इलेक्शन का क्या मतलब है बताओ? इलेक्शन का क्या मतलब है यार? किसी को भी पूछो इलेक्शन होने वाला है, अपने गांव के बाबा से पूछो, अपने गांव के बाबू से पूछो, किसी से भी पूछो, सब बताएंगे कि चुनाव होता है। क्योंकि भाई सबको वोट देना है, बड़ा पंचायत होता है किसको वोट दें, मोदी जी को दें कि राहुल गांधी जी को दें, किसको वोट देना है। अगर इधर स्टेट में आए तो अखिलेश जी को देना है कि बसपा में किसको देना है, आम आदमी पार्टी को देना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, सब पे चर्चा होती रहती है चुनाव के समय में। अब देखो होने भी वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले तो इलेक्शन का एक चीज़ क्लियर हो गया हमें कि हिंदी में मतलब क्या है, चुनाव। फंडा एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। चुनाव है भैया, ठीक है, चुनाव है। अच्छा, अब डेमोक्रेसी में चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। काहे लिए जरूरी है? क्या चुनाव नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा? क्या चुनाव नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा? अब एक बात हमको तुम बताओ, सोचने वाली बात है। ब्रिटिश राज की हमारे ऊपर, ब्रिटिश राज की हमारे ऊपर। और एक चीज़ हम लोग मोनार्किज्म जानते हैं। क्या सुने हैं? मोनार्किज्म नाम का कुछ तो हम सुने हैं, नहीं भी सुने होंगे तो ये जान लीजिए, जब राजा अपने मन का जोतने लगे, जब राजा अपने मन का जोतने लगे, अपने मन का करने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनार्किज्म। तुम जाओगे उससे पूछोगे राजा भैया हमारा ही काम कर दो, उल्टा लटका के फांसी चढ़ा देगा, दही के कूट देगा, कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो ये क्या था? मोनार्किज्म। पहले के समय में क्या चलता था भैया? मोनार्किज्म चलता था। मोनार्किज्म चलता था कि नहीं चलता था? ठीक है, तो जब मोनार्किज्म चलता था तो लोग हो गए परेशान, बोले कि ना यार ना, बड़ी दिक्कत हो रहा है, हमारा तो कोई इज्जत नहीं है, गजब बेइज्जती है, कोई इज्जत नहीं है। राजा जब मन करा तब हम लोग को थूर के चल जा रहा है, हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं।
बहुत समस्या। तो समस्या का निवारण करने के लिए बात हुई किसकी? डेमोक्रेसी की। बात हुई किसकी? डेमोक्रेसी की। अब तुम सोचोगे कि डेमोक्रेसी से इसका क्या ताल्लुकात है? तो डेमोक्रेसी में जो डेमो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक तरीके से पीपल रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? पीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमारा डेमोक्रेसी वाला सिस्टम आ गया ना, जब हमारा डेमोक्रेसी वाला सिस्टम आ गया तो भैया लोग अपने राजा को खुद चुन सकते थे। मोनार्किज्म में क्या था? आज के पहले क्या था? जब ब्रिटिश राज कर रहे थे, चाहे उससे भी पहले जाओ, जब राजा लोग राज कर रहे थे तो क्या था? राजा का बेटा राजा बनेगा, महेंद्र सिंह बाहुबली का लड़का बनेगा, फिर अगला बाहुबली, है ना? यही ना चल रहा था भाई। वहाँ पर तो कटप्पा भी नहीं कुछ कर सकते थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। जनता जो है, समाज के जो लोग हैं वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए डेमोक्रेसी आया कि फॉर द पीपुल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल वाला, कि भैया लोग हैं तो देश है, लोग जिसको राजा चुनेंगे वही राजा बनेगा, वही देश को चलाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज हो गई। तो ये हमारा डेमोक्रेसी हुआ। इसलिए अब बताओ तुम्हें, राजा को चुनना है। मोनार्किज्म में राजा अपने से चुन लेगा, उसका बेटा बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में लोगों का भाई होना चाहिए रोल, लोगों के लिए ही सारा काम हो रहा है डेमोक्रेसी में। तब हमको एक चीज बताओ, जब डेमोक्रेसी में सब कुछ लोगों के लिए ही हो रहा है और लोग खुद से अपना राजा चुनेंगे, तो कहां से चुनेंगे? चिल्ला चिल्ला के कहेंगे क्या? कह रहे फलाने तुम राजा बन जाओ, हमको बड़ी पसंद हो तुम, ऐसे चुनेंगे? ऐसे तो चुनेंगे नहीं कि फलाने से कह दे कह रहे तुम बन जाओ राजा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई देख लेगा। ऐसे तो होगा नहीं डेमोक्रेसी में। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? चुनाव करेंगे, इलेक्शन करेंगे। तो डेमोक्रेसी का इलेक्शन बहुत ही नेसेसरी पार्ट है गुरु। बिना इलेक्शन के कोई मतलब नहीं पैदा होता। तो क्या है? इलेक्शन माने चुनाव, और चुनाव क्या है? डेमोक्रेसी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इतना चीज क्लियर हुआ आपको? डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल वाली बात, क्योंकि यहाँ पर लोगों की बात हो जाती है। पहले चलता था मोनार्किज्म, राजा घंटा नहीं लोगों के बारे में सोचता था। लोग गए कि राजा जी ये दिक्कत है, राजा बोला कि तुम साले इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। इतनी हिम्मत है कि कूट देता था। तो इसके लिए आया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में होगा क्या? इलेक्शन। अब देखो गुरु, इलेक्शन होता है दो प्रकार का। इलेक्शन होता है दो प्रकार का, एक हो गया अनडेमोक्रेटिक, एक हो गया अनडेमोक्रेटिक, और दूसरा का हो गया डेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक में वही वाला सिस्टम, अनडेमोक्रेटिक में वही वाला सिस्टम कि चल रहे थे गोलगप्पा खाने के लिए, जा रहे थे गोलगप्पा खाने के लिए, अचानक मन घूम गया। क्या घूम गया? अचानक मन घूम गया। क्या है? आज गोलगप्पा नहीं, आज से तुम्हारा भाई प्रधानमंत्री। क्या भाई? आज से तुम्हारा भाई प्रधानमंत्री। इस जगह रहना है तो ये हमारा नाम याद कर लो, हमारा नाम याद कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा गुरु। आज से इस सिटी के राजा हम हैं। तो ऐसे हो जाएगा। तो क्या बोलोगे? अनडेमोक्रेटिक। मोनार्किज्म क्या था? अनडेमोक्रेटिक था। मतलब कि भाई लोगों से मतलब है नहीं है, लोग तुमको नहीं चुन रहे, तुम अपने से अपने आप को खड़ा कर ले रहे हो। तो इलेक्शन दो तरीके का हो गया। देखो मार्कर भी हमारा गिर गया। इलेक्शन दो तरीके का हो गया। एक तो हो गया अनडेमोक्रेटिक, जिसमें कि लोगों से घंटा मतलब नहीं है, अपने से राजा बन जाओ। सुबेरे उठो, आज से हम उत्तर प्रदेश के राजा, आज से हम उत्तर प्रदेश के राजा। याद कर लो देशवासियों, उत्तर प्रदेश में रहना है तो फलाने फलाने कहना है ना। तो ये वाला सिस्टम तो अनडेमोक्रेटिक है। लेकिन जब हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं और जब डेमोक्रेटिक इलेक्शन की बात करते हैं तो चुनाव होगा, और चुनाव कौन करेंगे? लोग करेंगे। चुनाव को कौन करेंगे? लोग करेंगे। अब लोग करेंगे तो सबसे पहली चीज, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के लिए कि लोगों से सारा सिस्टम बने, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल बने, तो इसके लिए यार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए गुरु? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एकदम साफ और सुथरा इलेक्शन हो, बहुत ही सच्चा इलेक्शन हो, तभी मजा आएगा। हालांकि कहने को है, अब आप सोचने का विषय है कि क्या आज के समय में फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है। एक तो सोचने का विषय है, सोचिए, आपका काम सोचना है। तो गुरु फ्री और फेयर इलेक्शन होने के लिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा तो फ्री और फेयर इलेक्शन होगा, एकदम साफ सुथरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके लिए 4-5 चीज होती है। सबसे पहले फ्री और फेयर इलेक्शन होने के लिए ये देखो कि वोटर्स जो हैं, जो वोट डालने जाएंगे, पहले क्या होता था? पहले जब राजा के समय में भी अगर कभी कभार कोई इलेक्शन होता था तो राजा केवल अपना वोट गिनता था। जो बेचारे गरीब हैं, जो बेचारे कम हैं, माइनॉरिटी हैं, उनको वोटिंग राइट दी ही नहीं जाती थी कि तुम क्या करोगे भाई वोट डाल के, तुम ना काम करो, खेती गृहस्थी संभाल लो, किसान उसान बनो, देश को संभाल लो, वोटिंग में ना घुसो, राजनीति बहुत बुरी चीज़ है, ये कह के टाल दिया करते थे।
ये कह के टाल दिया करते थे। तो सबसे पहले ये देखो कि वोटर्स माने वोटिंग राइट सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है वोटिंग राइट। ये ध्यान देना है कि वोटर जो है सबको वोटिंग राइट मिलनी चाहिए। अगर फलाने को वोटिंग राइट मिली है तो हमको भी वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, क्योंकि सब लोग इक्वल हैं। तो सबसे पहले फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए वोटर सब सेम होना चाहिए। अगले पे आ जाओ कैंडिडेट। चलो किसी वोटर को ही इच्छा हो गया, हमेशा प्रधानी जिताते तो तुम्हारा मन कर गया कि हम भी थोड़ा सा यार प्रधान बनने में क्या जाता है, मजा आ जाएगा, भौकाल का भौकाल बन जाएगा। अब आपका मन किया कि नहीं हम बनेंगे कैंडिडेट, वोट देके बहुत हाथ दर्द कर लिए, अब हम खुद लड़ेंगे इलेक्शन। इसमें यह देखना है कि जो लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत पैसा वाला है तो खड़ा हो गया और बेचारा गरीब है तो नहीं लड़ पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा गुरु। तो फ्री एंड फेयर तो हुआ नहीं। तो सबसे पहले देखो कि सब लोग वोट दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजियन, है ना, सब इक्वल है इस हिसाब से। उसके बाद सुपरविजन, स्कूल तो खोल दिए पढ़ाने के लिए, लेकिन वहां पर कुछ नियम कानून बनाया ही नहीं हो। लड़का अपने मन से घूम रहा है, बस टॉयलेट करने चला जा रहा है, पूरा ग्राउंड घूम करके आ जा रहा है, छत्ते पे चढ़ जा रहा है, छत्ते से देख के कूद जा रहा है, कोई मतलब नहीं बनता। एक सुपरविजन होना चाहिए ना, देख रेख होना चाहिए ना। तो इसीलिए पूरे के पूरे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए सुपरविजन होना चाहिए, एक नज़र होनी चाहिए। और नज़र किसकी होती है? प्रशासन यानी इलेक्शन कमीशन की नज़र होती है, तब जाके सिस्टम सही होता है। और लास्ट में क्या होगा? काउंटिंग होगा। पहले के समय में इनिशियल स्टेज में काउंटिंग में बड़ी लफड़ा होता था। ऐसा होता था कि गाँव में बैलेट पेपर पे हुआ चुनाव, बक्सा में रखा गया, पता चला गाड़ी में गया, बक्सा में बदला गया, हम वोट इनको दिए, जीत हो गया। सब चाह रहा था कि ये जीते, लेकिन जीत हो गया, क्यों? बैलेट पेपर बदला गया। तो ये वाला सिस्टम ना हो, इसके लिए काउंटिंग भी एकदम रियल होनी चाहिए। तो ये सब किसका बात हो गया? चुनाव का। अभी हम आगे बहुत सारा सिस्टम देखेंगे, आज तो चुनाव ही करवाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा ये मतलब है कि जो अपना नेता खुद चुन सके, जनता अपना नेता खुद चुनती है गुरु, तो वो वाला सिस्टम क्या कहलाता है? बोलो। डेमोक्रेसी कहलाता है, जहां पीपल, आपका जो पीपल है, जो लोग हैं, वो खुद चुनते हैं। अब डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है। कितनी तरीके की डेमोक्रेसी? दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है। एक तो हो गई डायरेक्ट, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट। अब एक कॉमन सेंस की बात देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोग अपना राजा खुद चुनते हो। और बात यहाँ पर दो है कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। तो अब दिमाग लगा लो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, कि जो सिटीजन होंगे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में। सरकार चल रही है। ये डायरेक्ट वाले सिस्टम में क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाले सिस्टम में क्या होता है? सरकार को चलाने में डायरेक्ट होता है काम तुम्हारे लोगों का। लोग जो हैं भैया आपके एकदम लग जाएंगे गवर्नमेंट के फंक्शन में। तो ये वाला सिस्टम भाई कम एरिया का है, थोड़ा सा मतलब छोटा कंट्री है तो वहाँ चल जाएगा। अब हम लोग जैसे बड़े देश में चलेगा? सोचो कि लोग आके अपना दिमाग दे रहे हैं, वो कर रहा है कि ऐसे सड़क निकालो, तो कहे यहाँ सड़क नहीं है, एयरपोर्ट बना दो, काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए मतलब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या है दूसरा? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब तो एक झलक रहा है ना कि उल्टा होगा इसका। तो यहां पर क्या है? गवर्न्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। गवर्नमेंट कैसे चलेगी? जो रिप्रेजेंटेटिव आप इलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट वो चलाएंगे। जैसे कि आप चुन करके विधायक जी को भेजें, विधायक जी जाकर के पूरा रन करना है, विधायक जी आगे जाकर के चुने, तो वो ऐसे पूरा पार्टी पूरा रन कर रही है। और यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट में सिटीजन का रोल कम हो जाता है। क्या हो जाता है? सिटीजन है उनका रोल कम हो जाता है। सिंपल सा फंडा है। हम तो साइड में हट रहे हैं, इसको नोट करिए फटाफट से। इसको फटाफट से नोट करिए। तो एकदम पॉज करके धड़ाक से लिख लीजिए क्या क्या लिखवाए हैं। अब हमारा बात सुनिए, हो गया होगा। अब हमारा बात सुनिए, क्विक रिवीजन। अभी तक हम क्या बताएं? हम आपको बताएं, हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? इसमें इतने सारे टॉपिक हैं। कितने सारे टॉपिक हैं बाबू? 16 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है। कितने टॉपिक? 16 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना है एकदम बेहतरीन तरीके से।
अब यहाँ पर दूसरा मैटर ये देखेंगे कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी जो सबसे पहला टॉपिक है इसको स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, इसको स्टार्ट किया। इलेक्शन का मतलब सिंपल सा चुनाव, सिंपल सा चुनाव। चुनाव करवाने में किसका हाथ होगा? लोगों का हाथ होगा। किसका हाथ होगा? लोगों का हाथ होगा। और तो और डेमोक्रेसी में, और तो और डेमोक्रेसी में चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, इलेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी तो लोग चुन पाएंगे अपने राजा को। नहीं तो पता चला पिछला वाला राजा अपने बेटवे को बैठा देगा, ए बेटा उठना, ए बेटा उठना, तू राजा बन जो ना, अरे बन जो ना, ऐसा करेगा। तो भाई ये सिस्टम तो हमें चाहिए नहीं। अब दो तरीका यहाँ पर देख लिए, अनडेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। अनडेमोक्रेटिक माने कुछ भी बिना रूल नियम कायदे के, डेमोक्रेटिक माने फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसके लिए सब वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सारे कैंडिडेट, सारे पक्ष के लोग, पूरे समाज से कहीं ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है कि वो खड़ा हो सकता है हम नहीं खड़ा हो सकते। सुपरविजन, इलेक्शन कमीशन का एक नज़र होता है कि इलेक्शन सही सिस्टम से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद काउंटिंग, काउंटिंग बेहतरीन तरीके से हो, ऐसा नहीं हो कि भैया गाड़ी पलट जाए, पता चला बैलेट पेपर वाली गाड़ी पलट गई, बैलेट पेपर ही बदल गया, जीतना किसको था, जीत कौन गया। और उस साइड हमारा क्या था, डेमोक्रेसी की जब हम बात किए तो डेमोक्रेसी में क्या है, जनता अपना नेता खुद चुनती है। आप लोग हैं अपना नेता, अब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना नेता खुद चुन सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जनता का एकदम बहुत ज्यादा योगदान रहेगा और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा योगदान कम हो जाएगा। आगे अच्छे से और देखेंगे, फटाफट से इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं और अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या चीज? नेक्स्ट टॉपिक पे क्या बढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शंस। क्या चीज? डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नोट करिए। इलेक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव होता ही होता है गुरु। अब चुनाव करवाने के कुछ तौर तरीके होंगे कि नहीं होंगे? क्या के मनने की अरे फलाने तुमको इतना वोट, फलाने तुमको इतना वोट, ऐसा तो चलेगा नहीं, कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो सिस्टम अभी हम देखेंगे, कुछ मेथड हम देखेंगे। फटाफट से इसको नोट करिए, मिटाते हैं और बिंदास तरीके से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड हमारा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है, वो है डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन। हम लोग समझ गए कि चुनाव क्या होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए? इलेक्शन पता है हमें क्या होता है, क्लियर एकदम, चुनाव होता है, यही सारी चीज है। अब हम ये देखेंगे कि कितने सारे मेथड हैं, अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे तौर तरीके होंगे चुनाव के, है ना, बहुत सारे तौर तरीके होंगे चुनाव के। तो हम अब देखते हैं क्या क्या सिस्टम है, कैसे कैसे इलेक्शन होता है। अब आपके सामने दो चीज दिख रहा होगा, एक है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और एक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब भैया हमको घंटा नहीं समझ में आ रहा है कि ये ससुरा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है और यहाँ प्रोपोर्शनल सिस्टम क्या है, ना पता, एकदम ना पता, टेंशन है मत लो। चुनाव तो जान गए ना, चुनाव तो समझ लिए ना यार, हम लोग का चुनाव का ही मतलब है, चुनाव हो रहा है, अपने लीडर को चुनेंगे, इलेक्शन है, वोट देंगे, इतना हमें पता है। एक फील हम लोगों को आ जा रहा है, समझ हम लोग जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास दूटो सिस्टम है चुनाव का। कटो सिस्टम है, दूटो सिस्टम है। सबसे पहला है हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अरे बाप रे बाप, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अगर हम आपको इसका एकदम बेसिक सा मतलब बता दें, क्या बता दें, एकदम एक वर्ड में अगर इसका मतलब बता दें तो सिंपल सा मतलब है, जो पहले आया वो जीत गया, जिसका ज़्यादा वोट मिला वो जीत गया। सपोज दौड़ हो रहा है, दौड़ में कौन जीतता है? जो सबसे आगे चला गया, जो सबसे आगे चला गया वो जीत जाता है। तो सिंपल सा ये साधारण रखो कि द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में चुनाव का ऐसा प्रक्रिया है जहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो जीत जाएगा, बहुत ही आसानी सा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गया वो जीत गया, बस इतना सा। और हालांकि जितना हम लोग, जैसे आप लोग के गांव का प्रधानी का चुनाव कह लो, विधायकी का चुनाव कह लो, जितना चुनाव होता है वहाँ यही होता है कि भैया जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है वही जीत जाता है, उसी का गवर्नमेंट बन जाता है। ताओ में अगले दिन विधायक है, प्रधान है, चाहे जो भी हो, है ना। तो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिला वो बन गया आपका जो भी प्रधान बनना है, चाहे जो भी बनना है सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको देखने हैं, लिख लीजिए, नोट्स बनाना है क्योंकि नोट्स बिना तो चलने वाला है नहीं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में कुछ नियम है, कुछ नियम कह लो, कुछ पॉइंट कह लो, क्या क्या है वो देखो, बस ध्यान इतना रखना जो सबसे पहले आया वो जीत जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे ये सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये पॉइंट देखो, कैंडिडेट हु इज इलेक्टेड इन मेजॉरिटी बिकम्स द विनर। अब अंग्रेजी तो आता होगा, है ना, एक बार पढ़ो, कैंडिडेट हु इज इलेक्टेड इन मेजॉरिटी बिकम्स द विनर। अरे भैया जिसको बहुमत मिला, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला, क्या बन जाएगा?
बन जाएगा, जीत जाएगा, चुनाव उसका हाथ में, जीत गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी बात कि जितना ज्यादा वोट जिसको मिला वो जीत गया। चलो खत्म करते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है क्या, इसी को थोड़ा सा और सिंपल बना दिया गया है, हु गेट मैक्सिमम वोट बिकम्स विनर। अरे पता है, हमको तो पता है, हम तो जानते हैं क्या कि सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला वो जीत जाएगा। और ये कौन सा सिस्टम कहलाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इतना हम लोग पकड़ लिए, इतना हम लोग पकड़ लिए। अब इसका कुछ फायदा होगा गुरु, क्या होगा, इसका कुछ फायदा भी होगा। हर एक चीज का इस दुनिया में हर एक चीज का फायदा है, हर एक चीज का नुकसान है कि नहीं है। चाहे वो भूत प्रेत कह लो, चाहे भगवान जी कह लो, चाहे जो भी कह लो। ठीक है, कोई भी चीज है, एक निगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है। कहते हैं ना कि अगर भगवान है तो भूत भी है, सुने हो। तो यहाँ पर इस मेथड का भी एक तो बेनिफिट भी है, कुछ इसका कमियां भी हैं। बेनिफिट क्या है, तो सिंपल सिस्टम है। बेनिफिट क्या है, बहुत ही इजी मेथड है। देखो कितना है, अरे 10 लोग खड़ा हो चाहे 1000 लोग खड़ा हो, 10 लोग प्रधानी लड़ो चाहे पूरा का पूरा गांव में प्रधानी लड़ जाओ, कोई मतलब नहीं बनता। सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला वो जीतने वाला है, सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला वो जीतने वाला है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है। तो ये क्या है इसका बेनिफिट, कि बहुत ही आसान तरीका है। ये क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। अब अगला अगर दूसरा देखा जाए तो इसके लिमिटेशन यानी कि इसकी कुछ कमियां होंगी, इसकी कुछ कमियां होंगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें लिखा है कि मेनी वोट्स आर वेस्टेड, मेनी वोट्स आर वेस्टेड। और दूसरा क्या है, कैंडिडेट विल नॉट रिप्रेजेंट मेजॉरिटी। पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, हमें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमें पता ही नहीं चला क्या लिखा हुआ है। अगर आपको पता चल गया तो अच्छी बात है, हमें तो नहीं पता चला कि क्या लिखा हुआ है। आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। आप समझ गए तो अच्छी बात है, लेकिन हमको नहीं पता चला ये क्या लिखा है, अभी आगे हम देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल लिया गया है, एक एग्जाम्पल लिया गया है। अभी अब हम लोग चुनाव करवाते हैं यहाँ पे, किसका करवाएं बताओ, किसका करवाएं, प्रधानी का करवाएं कि विधायकी का करवाएं, जिसका बोलो, किसका करवाएं, प्रधानी करवाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे पास एक गांव है, एक गांव है जहां वोटर कितने हैं, 100 वोटर हैं। कितने वोटर हैं, 100 वोटर हैं। 100 तो मतदाता हैं, हिंदी में वोटरों क्या कहते हैं, मतदाता कहते हैं। 100 तो वोटर है यानी 100 वोट हमारे पास है, एकदम सिंपल सी बात। अब आगे देखो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं, क्या है, कुछ कैंडिडेट हैं एकदम। अब कैंडिडेट कौन कौन होगा, तो यहाँ ABCD लिख दो, XYZ लिख दो। हम लोग लिखे क्या है, एक तो यादव जी हो गए, एक तो सिंह बाबू साहब होगी ना, एक तो हो गए शर्मा जी, एक तो हो गए गुप्ता जी। सपोज करो एक गांव है, 100 लोग रहते हैं उसमें, 100 लोग रहते हैं। कुछ यादव जी लोग हैं, कुछ शर्मा जी लोग हैं, कुछ गुप्ता जी लोग हैं, कुछ बाबू साहब यानी सिंह लोग हैं। ठीक है, यह क्लियर। अब देखो हुआ चुनाव, अब क्या है, चुनाव तो हम करवा दिए, चुनाव तो हम करवा दिए। टोटल 100 वोट था और कैंडिडेट हमारे 4 तो खड़े हुए हैं। एक तो यादव जी खड़े हो गए, एक तो सिंह भाई साहब खड़े हो गए, सिंह जी खड़े हो गए, एक तो शर्मा जी खड़े हो गए, एक तो गुप्ता जी खड़े हो गए। सिंपल सा फंडा है। अब अगर 100 वोट है हमारा, तो कुछ इस प्रकार का अगर पड़ रहा है वोटिंग, ठीक है, हम तो जानते नहीं है कौन किसको वोट दे रहा है, क्या हो रहा है सिस्टम, हमें नहीं पता। वोटिंग कुछ इस प्रकार के पड़ी, यादव जी को मिल गया 28 वोट, सिंह जी को मिल गया कितना 22 वोट, आगे इनको मिल गया 26 वोट, अब इनको मिला 24 वोट। ये एग्जाम्पल है बेसिक सा। 100 वोटर थे, हम चुनाव करवा दिए। चुनाव का नतीजा ये आया कि यादव जी को 28, सिंह जी को 22, आगे भाई साहब को 26, गुप्ता जी को कितना मिला 24। तो अब तुमसे अगर हम पूछें, तुमसे अगर हम सिंपल सा पूछें कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा वोट जो पाता है वो जीत जाता है, सबसे ज्यादा वोट जो आता है वो जीत जाता है, तो इसमें सिंपल से बताओ कौन जीता होगा। ये हम लोग चुनाव करवाएं, इसमें सिंपल बताओ कौन जीता होगा। तो हम तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट किसको मिला, सबसे ज्यादा वोट मिला यादव जी को। सबसे ज्यादा वोट किसको मिला, यादव जी को। तो यादव जी तो जीत गए भाई, बधाई हो, सबसे ज्यादा वोट इनको मिला, ये जीत गए अपना बिंदास। ठीक है, चलो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमको इतना तो समझा दिया कि ये जीत गए। अब लेकिन इसका कुछ तो बेनिफिट है, कुछ तो लिमिटेशन है। बेनिफिट क्या, आसान मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब इसका समझते हैं कि लिमिटेशन क्या क्या है। अब इसका लिमिटेशन क्या क्या है, अब ध्यान से हमारा बात सुनो, अब एकदम बारीक तरीके से बात सुनो। सबसे पहले तो चुनाव हो गया, यादव जी जीत गए, चलो वो अपना गया लड्डू उड्डू बंटवा रहे हैं बिंदास एकदम, पार्टी वार्टी कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो इधर, कितना खतरनाक एकदम चुनाव हुआ है। एक एक वोट से सब लोग, कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया। यानी कि यादव जी केवल कितने वोट से जीते हैं, शर्मा जी से मात्र 2 वोट से जीते हैं। समझ रहे हो, यानी कि जो अगर 100 वोटर हैं तो 100 के 100 नहीं चाह रहे हैं कि यादव जी बने प्रधान ना, नहीं चाह रहे हैं। ये टोटल 100 हैं तो 100 में से 100 नहीं चाह रहे हैं, केवल कितने चाहे 28 बंदे चाह रहे हैं, केवल 28 ही बंदे चाह रहे हैं कि ये बन जाए प्रधान।
ये बन जाए और बाकी के 72 लोग जो होंगे, बच्चे कितने, सपोज करो, देखो एग्जांपल देखो, टोटल हमारे 100 वोटर हैं, 100 लोग वोट देने वाले हैं। यादव जी 28 वोट से जीत गए, तो यार 28 लोगों ने तो इनको वोट दे दिया, बाकी के बचे 72 लोग तो वोट नहीं न दिए होंगे, बाकी के बचे 72 लोग तो वोट नहीं न दिए होंगे, नहीं दिए होते तो भाई तो ये तो बहुत ज़्यादा वोट से जाते हैं, है कि नहीं। तो अब जो सबसे पहली लाइन में लिखा हूं कि मेनी वोट्स आर वेस्टेड, मेनी वोट आर वेस्टेड। अब तुम एक बात पकड़ो, 28 वोट लेकर के यादव जी जो जीत गए, लेकिन है जो 72 वोट कुल मिलाकर के वेस्ट हुआ है, इसका कुछ काम है क्या, इसका कुछ कर लोगे, ये तो खत्म। यानी कि 72 लोग जो चीज़ चाह रहे हैं, 72 लोग जो चीज़ चाह रहे हैं वो हुआ नहीं, केवल 28 लोगों ने चाहा, बन गए वो प्रधान। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 72 वोट हमारे बेकार हो गए, कोई मतलब नहीं बनता, 72 वोट वेस्ट हो गए, उसका कोई काम ही नहीं है। अब एक पहली लाइन तो क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन ध्यान से सुनना, कैंडिडेट विल नॉट रिप्रेजेंट मेजॉरिटी। अब हमारा बात सुनना, प्रधान जी लड़े हैं, जीत गए बाय द वे। अब वो जानते हैं कि हमको, अगर यादव जी लड़े हैं तो ये जानते हैं कि हमको केवल यादव लोग वोट दिए हैं, जान रहे हैं, और ये भी जान रहे हैं कि कौन से 28 लोग हैं जो इनको वोट दिए हैं, सिंपल सी बात है। अब ये दूसरी चीज़ ये भी जान रहे हैं कि ये 72 लोग कौन कौन है जो इनको वोट नहीं दिए हैं, वो जान रहे हैं कि ना गुप्ता जी दिए होंगे, ना शर्मा जी दिए होंगे, ना बाबू साहब दिए होंगे, कोई वोट दिया नहीं। कोई वोट दिया नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कि यादव जी को केवल यादव लोग वोट दिए और वो जीत गए, अब इससे कोई मतलब नहीं है। तो भैया ये जो यादव जी जीतने 28 वोट से, तो 72 वोट तो हमारा खराब हो गया। तुम्हारा जो पहला पॉइंट है ये तो तुम समझ ही गए कि मेनी वोट्स आर वेस्टेड। अब जो दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं वो ध्यान से समझो। अब यहाँ पर यादव जी को भी पता है कि कौन उनको वोट दिया और कौन उनको वोट नहीं दिया। तब यादव जी बताओ, भाई जो 72 लोग उनको वोट नहीं दिए हैं, इनका काम करवाएंगे? सिंपल सा फंडा है। अरे भाई वो हम जान रहे हैं कि वो हमको वोट नहीं दिया, तो हम उसका काम करवाएंगे। हालांकि भाई नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन को देखो तो सबको काम करवाना है, लेकिन अंदर से जो चाहे करवाएगा क्या? विधायक बन गया, विधायक जान रहा है कि ये पर्टिकुलर गांव वाले हमको वोट नहीं दिए हैं, तो वो वहाँ का कभी विकास करवाएगा? एक अंदर से भावना रहती है ना, भले वो समाज में ना दिखाए कि नहीं हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, हाथ पैर सबका जोड़ेगा, लेकिन अंदर से भावना रहेगी कि फलाना गांव हमको वोट नहीं दिया, तो वहाँ पर वो ध्यान नहीं देगा। तो क्या ये मेजॉरिटी रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा है, कहाँ से करेगा? तो बस यही दो लफड़ा, इस सिस्टम में यही दो लफड़ा फंसता है गुरु। की पहला चीज़ ये जान लो कि बाकी का वोट वेस्ट हो जाएगा, और यहाँ पर दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि विकास नहीं होने वाला। यहाँ का सिस्टम ही कुछ ऐसा है, यही तो फास्ट पोस्ट सिस्टम ही तो हम लोग अपनाए हैं। तो देख रहे हो कितना अच्छा विकास हो रहा है? नहीं ना हो रहा है, किसी गांव का पर्टिकुलर विकास नहीं हो रहा है। माइनॉरिटीज़ हैं कहीं की दबी जा रही है, किस लिए? क्योंकि सब जान जाता है कि कौन उसको वोट दिया है, कौन उसको वोट नहीं दिया है। जो वोट दिया है वो तो समझ लो राष्ट्रपति का बाबू बन गया, विधायक को नहीं बना, वही विधायक बन गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बाकी जो वोट नहीं दिए हैं इनको तो देखेगा भी नहीं, इनका काम बनता भी रहेगा तो बिगाड़ देगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम है कि भाई विकास नहीं होने वाला है कि नहीं, प्रॉब्लम होगा कि जो वोट न दिया और वोट दिया ये पता चल जा रहा है। तो ये बेसिक सा फंडा था हमारे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का। इसमें कोई मैटर, कोई लफड़ा आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? एक बात ध्यान रखेंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वो जीत जाएगा। क्या? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वो जीत जाएगा। इसके एक फ़ायदे भी हैं, इसके एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि बहुत ही आसान तरीका है, कोई टिटिम्मा नहीं। और नुकसान क्या है? बहुत सारा वोट वेस्ट हो जाएगा। और प्रधान जी भाई यादव जी बन गए तो यादव जी बस यादव लोगों का ही समर्थन करेंगे, अगर वो जान रहे होंगे तो। भाई अगर नेक इंसान होगा तो बात अलग है, सब पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन अब सोचो, अब वो नेक इंसान है कि नहीं है वो वही जानता है। अब ये जो सिस्टम है हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में FPTP भी कहते हैं, कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाया वो जीत जाएगा। कहाँ कहाँ होता है? हमारे लोकसभा में, हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव में, हमारे लोकल बॉडीज़। ये जो आपका प्रधानी ये सब हम बताए हैं ना, ये कहाँ का है? लोकल बॉडीज़ में आता है। फिर आगे चलेंगे तो लोकसभा देखेंगे, स्टेट लेज। अब देखो हम जानते हैं कि मैक्सिमम बच्चों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनको ये नहीं पता कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा, मतलब एक आइडिया भले होगा लेकिन आगे चल करके कन्फ्यूज हो जाएंगे कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, स्टेट लेजिस्लेटर क्या है, हाउसेज ऑफ पीपल किसको कहते हैं, हाउसेज ऑफ काउंसिल क्या कहते हैं।
ये हमको नहीं पता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इसी वीडियो में एक छोटा सा पार्ट आएगा जहां पर संसद से लेकर के पूरा विधान परिषद धुआं धुआं कर देंगे, एकदम मतलब दिमाग में छप जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम क्लियर हो गया। एक ये मेथड है, जो सबसे आगे वो जीत गया। अब दूसरा बढ़ते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। क्या है? पढ़िए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शन आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्रोपोर्शन मतलब अलग अलग, भाई सबका प्रोपोर्शन है अलग अलग। अभी समझाते हैं आपको। सबसे पहली चीज यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से आप एकदम धुआं धुआं हो जाएंगे। सबसे पहली चीज ये जान दीजिए, वोट्स आर गिवन इन फेवर ऑफ पार्टी। अब देखो, यहां पर तो भाई कैंडिडेट का हमें पता चल गया, यहां पर हमें कैंडिडेट का पता चल गया कि यादव जी लड़ रहे हैं तो उन्हीं को वोट देना है। जैसे आपके गांव के, आपके उधर एरिया के कोई विधायक लड़ रहा है तो विधायक को तो हम जानते हैं कि यही लड़ रहे हैं, तो हम उनको वोट देते हैं। लेकिन इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में हम कैंडिडेट नहीं जानेंगे कौन लड़ रहा है, हम कैंडिडेट को वोट देते ही नहीं। हम किसको वोट देते हैं? पार्टी को। किसको देंगे? सीधे पार्टी को। अगर बीजेपी है तो केवल बीजेपी, कांग्रेस है तो कांग्रेस, सपा है तो सपा, बसपा है तो बसपा। ठीक है, हम केवल पार्टी को जानते हैं, हम केवल वहां पर पार्टी को जानते हैं, हम केवल कैंडिडेट को नहीं जानते। हम एक बार थोड़ा साइड हो रहे हैं, आप फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को एकदम बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे फटाफट से बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्लियर हुआ। यहां पर क्या है? हम पार्टी को जानते हैं, यहां पर हम पार्टी को जानते हैं, कैंडिडेट से हमें मतलब नहीं। अब दूसरी चीज क्या है? सीट इन लेजिस्लेटिव इज गिवन अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट पार्टी गॉट। हमें ये नहीं पता, ना आपको पता ना हमें पता, हम जानते नहीं इसके बारे में। अभी अब ध्यान से सुनो, एक सिस्टम तो तुम जान गए, अब दूसरा सिस्टम क्या है वो सुनो। यहाँ पर भी 100 वोटर हैं, यहाँ पर भी 100 वोटर है, हम यहाँ पर भी इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट का नाम नहीं पता चलेगा। जैसे यहाँ पर यादव जी हैं, सिंह जी हैं, गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं, नाम बता दिए, पहचान गए कैंडिडेट कौन है, लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट नहीं जानोगे। यहाँ पर टोटल आपके वोटर कितने हैं? 100, और इलेक्शन किसके फॉर्म में होगा? पार्टी के फॉर्म में। आप सीधे पार्टी को वोट करोगे, आप सीधे पार्टी को वोट करोगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिस्टम है। प्रोपोर्शन माने एक होता है ना कि भाग, क्या होता है? भाग, कि आपका इतना प्रोपोर्शन है यानी आपका इतना ज़्यादा भाग है, हमारा कम प्रोपोर्शन है यानी हमारा कम भाग है, मतलब पार्ट कम है एक तरीके से, भाव समझिए, आगे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? टोटल कितने वोटर हैं? 100 वोटर हैं जो कि इलेक्शन में आए, चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव में हम हाई 4 पार्टी 5 पार्टी को खड़ा कर दिए। किसको किसको? बीजेपी लड़ी, कांग्रेस लड़ी, समाजवादी पार्टी लगी, बहुजन समाज पार्टी लगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी लगी। ये 4-5 पार्टियां लड़ी, चुनाव लड़ गई। अब जो ये 100 वोटर हैं, कितने वोटर हैं? परसेंटेज कितना होगा? 100% होगा। टोटल सीट हमारी 100 है। अब जो ये लोग वोट देंगे तो प्रोपोर्शनल सिस्टम में, अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर तो वोट गिन दिए, यहाँ पर तो वोट गिन दिया कि 28 वोट यादव जी पाए, सिंह जी पाए, इतना पाए, इतना पाए, और जो सबसे ज़्यादा पाया ढाई से बना दिए उनको प्रधान विधायक जो बनाना है। लेकिन यहाँ पे भैया परसेंटेज चलता है कि कौन कितना परसेंटेज किसको वोट मिला। सुने थे तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो फिर से देख लो। जैसे चुनाव हम करवा दिए, 100 लोग ने वोट दिया, अब कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आता है, काउंटिंग हो रही है, रिजल्ट कैसा आया देखो। बीजेपी को 40% लोग वोट दिए, यानी कि 40 लोग वोट दिए बीजेपी को। एक गांव था, 100% वहां पर वोटर हैं, 100 वोटर हैं, चुनाव करवा दिए। और चुनाव किसके बेसिस पे? पार्टी, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट का पता नहीं चलता गुरु, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बीजेपी को कितने परसेंट वोट मिला? 40%। कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिला? 20%। सपा को कितना 15% वोट मिला? 15%। बसपा को कितना मिला? 10%। और आम आदमी पार्टी को कितना मिला? 15%। चुनाव का रिजल्ट आ गया, चुनाव का रिजल्ट आ गया, परसेंटेज हमें पता चल गया कौन पार्टी कितना वोट पाई। चलो, अब अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत देखो कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाया है वो जीत जाएगा, यही ना कहता है ये। तो यहाँ पर तो इसके तहत बीजेपी जीत जाती, बीजेपी जीत जाती, और हिनन को तो मार के भगा देते कि भागा सुन, कोई मतलब नहीं बनता इनका, बीजेपी हमारी जीत गई, बाकी इन लोग का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन प्रोपोर्शनल वाले सिस्टम में ये होता है कि अगर बीजेपी को 40% वोट मिला है तो उनको गवर्नमेंट में उनका हिस्सा, गवर्नमेंट को चलाने का उनका हिस्सा कितना हो जाएगा? 40%। कितना हो जाएगा? 40%। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर केवल यादव जी जीते, इन लोगों को मार के भगा दिया गया, कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट से, चलो निकलो। लेकिन यहाँ पर मतलब है, जो जितना परसेंट वोट पाया, जो जिसको जितना मिला यार, वो उतना गवर्नमेंट करेगा, वो उतना सरकार चलाएगा। जैसे कि बीजेपी को 40% वोट मिला,
यानी कि 40% लोग चाहे कि बीजेपी आए तो 40% बीजेपी आएगी। कितनी परसेंट आएगी? 40% बीजेपी आएगी। कांग्रेस वालों को कितना चाहा गया? 20% वोट मिला तो सरकार में 20% योगदान किसका हो जाएगा? कांग्रेस का हो जाएगा। सपा को 15% वोट मिला तो सरकार में कितना योगदान होगा सपा का? 15%। और ऐसे ही करके परसेंटेज वाइज सब लोग वोट चलाएंगे, यानी कि सरकार में बीजेपी हो जाएगी 40%, कांग्रेस हो जाएगी 20% और बाकी के जैसे जैसे जिसको जितना ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा उसको उतना सरकार चलाने का मौका मिलेगा। ये सिंपल सा फंडा है हमारे प्रोपोर्शनल सिस्टम का। अब एक बार इसको फिर से पढ़ो। यहाँ पर कैंडिडेट का बात नहीं होता है, पार्टी का बात होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम में। और दूसरी चीज, सीट्स इन द लेजिस्लेटिव इज गिवन अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ वोट पार्टी गॉट। अब आगे जब पार्लियामेंट आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर सीट होता है, बैठने का स्थान होता है। तो ये जितना आपका इलेक्शन हो रहा है ना, यहाँ से लोग जाकर के वहाँ बैठते हैं और वहाँ बैठ के सरकार चलाते हैं। पार्लियामेंट में सीट है, कितनी सीट है हम आगे देखेंगे। वहाँ पर बैठ के लोग सरकार चला दिए। अब इलेक्शन हुआ तो मान के चलो 40% लोग बीजेपी के जीते। एक बार इसको नोट करो तो हम और बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ठीक है, पॉज करके हम थोड़ा साइड हटना है, फिर से पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखो इसके भी कुछ बेनिफिट होंगे, इसके भी कुछ नुकसान होंगे, हो गए ना। अब इसका बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो वोट्स आर नॉट वेस्टेड। किसी का वोट नुकसान हुआ? यहाँ पर तो है 78-72 नुकसान हो गया, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, जो जितना वोट दिया वो उतने परसेंटेज के हिसाब से गवर्नमेंट चलाएगा। क्लियर। दूसरी चीज, एवरी पार्टी हैज इट्स पोर्शन ऑफ सीट। तो इसमें क्या होगा ना, केवल बीजेपी सरकार नहीं चलाएगी अगर जीत गई तो ना, बीजेपी भी चलाएगी, समाजवादी पार्टी भी चलाएगी, कांग्रेस भी चलाएगी, बसपा भी चलाएगी, आम आदमी पार्टी भी चलाएगी। जिसको जितना ज़्यादा परसेंटेज मिला होगा वो उसके हिसाब से सरकार चलाएगी। तो भाई हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये सब अगर यादव जी जीत गए तो भाई तीनों लग जाएंगे कैसे इन सबको खराब करें, ये तीनों लग जाएंगे। लेकिन अगर इन सबको भी थोड़ा सा योगदान मिल गया तो सब आपस में रख करके विकास को देखेंगे। अब यहाँ पर भी कुछ नुकसान होगा, हर का सबका एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, तो इसका भी होगा। पॉजिटिव साइड तो हम देख लिए, अब नेगेटिव साइड देखो कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही लफड़ा वाला प्रोसेस है, बहुत ही लफड़ा वाला प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा। ये तो आसान प्रोसेस है कि जो जीता सबसे ज़्यादा पाया उसको जिता दो, लेकिन ये थोड़ा सा लफड़ा वाला प्रोसेस है। और इसके बाद मेजॉरिटी इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब तुम ये चाहो कि सरकार केवल बीजेपी की ही बने तो ये पॉसिबल है। अब ऐसा होगा कि जिसको जितना वोट मिलेगा वो उतना सरकार चलाएगा। तब तो तुम्हारे घर के चाहे कोई भी पड़ोसी के शर्मा जुड़ जाएंगे कि अरे अरे 4-5 लोग हमको वोट दे देना, 1% वोट हो जाएगा तो हमारा सरकार में 1% हमको मिल जाएगा चांस। कोई भी उठ के चल जाएगा कि चले हम संसद, अपना दुकानदारी बंद, अब सरकार चलाएंगे। कोई भी घुस जाएगा, कोई भी घुस जाएगा, नहीं घुस जाएगा। तो ये एक इसका प्रॉब्लम है, ये इसका एक प्रॉब्लम है। अब पकड़ लिए बात, जो सबसे ज़्यादा पाया वो जीत गया, जो जितना परसेंटेज वोट पाया वो उतना ही परसेंटेज। मतलब कि अगर हमारा 50% हमको वोट मिला तो हमको सरकार चलाने में भी 50% हिस्सा मिलेगा। ठीक है, जितना तुमको वोट मिला उतना परसेंटेज से तुम चलाओगे सरकार। इसको नोट कर लिया है ना, तो फटाफट से इसको मिटा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझेंगे आप, एक चीज़ यहाँ पर आप एकदम ध्यान से समझ जाएंगे तो फिर आपका ये प्रोपोर्शनल एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब एक चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं, वो समझ जाइए। आगे जो है आपका जो प्रोपोर्शनल सिस्टम है ना, आगे जाकर के 2 डिवीजन लेगा। एक ले लेगा लिस्ट सिस्टम। यही जो प्रोपोर्शनल सिस्टम आप लोग पढ़े हैं ना, इसको और बेहतरीन तरीके से भी समझेंगे लिस्ट सिस्टम से और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। ये 2 सिस्टम अभी आप अच्छे तरीके से देखेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका जो क्या है प्रोपोर्शनल सिस्टम, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लिस्ट सिस्टम क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल क्या होता है, अभी मत बौखलाइए, अभी मत बौखलाइए, अभी हम आगे और अच्छे से देखेंगे। ये 2 देख लेंगे ना तो प्रोपोर्शनल एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा वोट पाया वो जीत गया। प्रोपोर्शनल में जो जितना प्रोपोर्शन से वोट पाया उतना प्रोपोर्शन से सरकार चलाएगा। किसी को 50% वोट मिला तो वो सरकार चलाने में उसका योगदान 50%। बस इतना सिंपल सा फंडा है। अब हम दोनों के अलग अलग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसके भी
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं और प्रोपोर्शनल वाले के भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से नोट करिए, अब इसको मिटाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है इसके फीचर्स के बारे में। चलिए तो नोट कर लिया उसको। अब आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्लियर हो गया। अगर नहीं भी तो बस इतना ध्यान में रखना कि सरकार चलाने के लिए चुनाव होता है गुरु, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इधर जो चुनाव हो रहा है इसका ये तरीका है कि सबसे ज्यादा जो वोट पाया वो जीत गया, काम खत्म। और इधर जो जितना वोट पाया, समझ रहे हो, जो जितना वोट पाया वो उसी हिसाब से सरकार चलाएगा। जैसे बीजेपी अगर 10% वोट पाई तो सरकार चलाने में उसका योगदान केवल 10%, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और हमारा क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके कुछ फीचर्स पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट पास्ट का क्या फीचर है और प्रोपोर्शनल वाले का क्या फीचर है। तो अब हम लोग इसके फीचर्स अलग अलग देखेंगे। तो हेडिंग फटाफट से लगा लीजिए, फीचर्स ऑफ द फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहली चीज है गुरु यहाँ पर ये कि बहुत ही आसान मेथड है। क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है भैया, बहुत आसान है यार। बताओ कितना सिंपल सा फंडा है। अब आपके क्लास में रेस हो रहा है, बोल दे कि जो सबसे ज्यादा आगे रहेगा वो जीत जाएगा, जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा वो फर्स्ट रैंकर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये कितना आसानी से बात है, बहुत ही सिंपल मेथड है कि जो सबसे ज्यादा वोट जिसको मिला वो गुरु जीत गया। ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके बाद जो सेकंड है, वोटर कैन गेट चॉइसेस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अब देखो प्रोपोर्शनल वाले सिस्टम में कैंडिडेट का पता नहीं होता है। प्रोपोर्शनल वाले सिस्टम में कैंडिडेट से हमें मतलब नहीं होता है। हमें किससे मतलब होता है, सीधे सीधे पार्टी से। हम वोट किसको देते हैं, पार्टी को, चाहे सपा को दो, बसपा को दो, भाजपा को दो, किसको भी देना है, समाजवादी को दो, जिसको भी देना है तुम पार्टी को दोगे। और लेकिन यहां पर क्या है, कैंडिडेट को दे सकते हो, कैंडिडेट को दोगे, यानी कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे सपोज करो हमारे गांव का बात हो रहा है, चाहे हमारे जिला का बात हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग होता है कि चाहते तो हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, है ना। जैसे एक बात कह रहे हैं, एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे सपोज करो बहुत लोग ये चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की गवर्नमेंट रहे। बहुत लोग अगर ये चाहते हैं कि एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, वैसे पार्टी का बात नहीं करना है, ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी पार्टी रूल करे, अच्छा जी। बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में चलो भाजपा पार्टी या योगी जी रूल करे। क्या, कौन को रूल करे, योगी जी रूल करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हो सकता है आप उत्तर प्रदेश के किसी और जिले में रह रहे हो, किसी और जिले में रह रहे हो, और जो विधायक चुनाव आने वाला है, 4-5 विधायक लड़ने वाले हैं, 4-5 विधायक लड़ने वाले हैं। तो हो सकता है बीजेपी वाले भी टिकट देंगे, बीजेपी वाले भी टिकट देंगे, सपा वाले भी टिकट देंगे, सब लोग अपना टिकट देगा लड़ने के लिए। तो अब तुम बताओ, जैसे कि चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ जाए, तुम चाहते हो, एग्जाम्पल ले लो कि भाजपा की सरकार आ जाए, लेकिन बाय द वे गलती से भाजपा वालों ने उस कैंडिडेट को, आपके इलाके के उस कैंडिडेट को वोट दे दिया जिससे का आपका एकदम 36 का नाता चल रहा है, जिसको आप पसंद नहीं करते, उसी को वोट, उसी को जो है टिकट दे दी भाजपा। यानी कि आपके इलाके में वो अगला लड़ रहा है, भले वो भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो, लेकिन अगर यहाँ पर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप तो वोट दे दोगे तुरंत, आप तो वोट दूसरे को दे दोगे कि नहीं यार हमारे इलाके में तो दूसरा चाहिए नेता। भले सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी आ जाए, भले स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी आ जाए, लेकिन हमारे लोकल बॉडी में ये ना आए, पर्टिकुलर बंदा ना आए, हमें तो यही चाहिए, तो हम तो उसको वोट नहीं देंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारा खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से हम यहाँ वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन वही सेम बात अगर हम यहाँ करें तो भाई हमसे कैंडिडेट से नहीं मतलब है, हम सीधे पार्टी को वोट करेंगे, पार्टी जितना % से जीतेगी उतना % से रूल होगा। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, इलेक्शन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंसी। किसके आधारित होता है, कंस्टिट्यूएंसी के आधारित होता है, सभाओं के आधार पे होता है। जैसे क्या हो गया, सपोज करिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, बीजेपी का मुख्यमंत्री वाला चुनाव आ गया, तो अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिला में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी बनाई जाती है। जैसे कोई एक जिला पकड़ लीजिए तो वहां पर 3 जगह से लोग लड़ेंगे, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी होती है जहां से विधायक लड़ते हैं।
आपका भी एक कंस्टिट्यूएंसी होगा, आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो पापा से पूछिए कि हमारे यहाँ का कौन से कंस्टिट्यूएंसी से कौन सा विधायक लड़ने वाले हैं, तो आपके यहाँ का जो कंस्टिट्यूएंसी होगा वहाँ से विधायक लड़ेंगे, आप उनको वोट दे दिए, जिस हिसाब से सीट निकलेगा विधायक, जितने विधायक जीतेंगे आपके मुख्यमंत्री साहब बन जाएंगे। वो अभी हम पूरा सिस्टम समझेंगे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, सब कुछ क्लियर कर देंगे धुआं धुआं, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर होता है। उसके बाद वोटर्स कैन नो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट, वही वाली बात है कि यहाँ पर तो हम पार्टी को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कैंडिडेट के क्वालिटी को देख सकते हैं गुरु। अगर बीजेपी लानी है लेकिन वो जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो बड़ा लतखोर है, क्या है, जो कैंडिडेट लड़ रहा है आपके एरिया से बड़ा लतखोर है, आपका सुनेगा ही नहीं विधायक बनने के बाद, तो आप तो उसको वोट दोगे नहीं, उल्टा उसका वोट काटोगे भी। तो यहाँ पर आपके ऊपर ऑप्शन है इंटरेस्ट का। और ये जो सिस्टम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये जो हमारा प्यारा सा सिस्टम है, ये इंश्योर करता है बहुत ही सुटेबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन। क्या करता है? बहुत ही सुटेबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन। हालांकि देखो भाई, सबका एक फायदा है, सबका एक नुकसान है, लेकिन हम लोग के यहाँ यही सिस्टम चल रहा है और बहुत ही सुटेबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन, आराम से अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। तो ये रहे कुछ फीचर्स आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के, नोट कर लीजिएगा। हल्का साइड हो रहे हैं, इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। अब आपको राती को भूतों उठा के पूछ दे कि बचवा बताओ कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है और प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो भूत को आराम से बैठा के बताना कि ये चचा, फर्स्ट पास्ट में जो ज़्यादा वोट पाया वो जीत जाएगा, अब प्रोपोर्शनल में जो जितना वोट पाएगा वो उतने से सरकार चलाएगा। जैसे आपको अगर 10% वोट मिला तो बस आप सरकार चलाने में आपका योगदान 10% होगा। अब इसके कुछ फीचर्स के हम लोग बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। क्या है? कॉम्प्लेक्स मेथड है। तभी देखो तुमको देखने में लग रहा है कि ये इतना बड़ा, इसके आगे बहुत सारा सिस्टम देखोगे, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स मेथड पड़ता है और ये आसान मेथड पड़ता है चीज़। अब आगे बढ़ो, दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर एक सिंगल कंस्टिट्यूएंसी और बहुत सारे कंस्टिट्यूएंसी। पहले तो एक बात देखो, छोटा कंट्री है तो मान लिया जाए एक ही कंस्टिट्यूएंसी, पूरे देश में एक कंस्टिट्यूएंसी मान लिया जाए। सपोज करो चुनाव ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है चुनाव, तो हम साइड हट रहे हैं ना, तो साइड हट रहे हैं। ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला नोट कर लो, इसको मिटाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला नोट कर लो, इसको हम मिटाएंगे। अब देखो ध्यान से हमारा बात अब ध्यान से सुनो। सपोज करो एक कंट्री है, क्या है? एक कंट्री है, ये हमारा एक देश है, सपोज करो ऐसा, जो भी एक देश है, ये देश है, इसमें करवाना है चुनाव, आपके पास दो ऑप्शन है, इस देश में छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट दीजिए। क्या करिए? छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट दीजिए और इनके आधार पे वोटिंग करवाइए। यहाँ हर एक जगह वोटिंग करवा लीजिए और सबको जोड़ करके, ये सारी जितनी जहाँ हर एक जगह वोटिंग हुई, सबको जोड़ करके पूरे देश का डिसाइड कर लीजिए कि क्या होना है। एक तो ये मेथड हो गया। और दूसरा ये मेथड है, दूसरा कौन सा मेथड है कि दूसरा ये मेथड हो सकता है कि आप इसको, दूसरा ये मेथड, एक मिनट इसको एकदम पोंछ लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप इसी देश को, ये जो कंट्री है, यही जो ऐसा हम कंट्री जो बनाए, आप इसको पूरे को एक कंस्टिट्यूएंसी मान लीजिए, हर जगह वोटिंग करवाइए और उसी आधार पे अपना चुनाव लड़के जीत जाइए। या तो छोटे छोटे जगह बांट करके इलेक्शन करवा दो या एक ही मान करके इलेक्शन करवा दो। ये सिस्टम है बेसिक सा। तो यहाँ पर पहली चीज है सिंगल कंस्टिट्यूएंसी। क्या है? सिंगल कंस्टिट्यूएंसी। कंट्री में भी डिवाइडेड इनटू सिंगल कंस्टिट्यूएंसी, केवल एक कंस्टिट्यूएंसी। वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि देखो भैया इतनी पार्टी हैं। क्या बता दिया जाएगा? इतनी पार्टी हैं। सपोज करो हमारे इंडिया में केवल दो पार्टी हैं, भाजपा और कांग्रेस। हमारा भारत एक छोटा सा कंट्री है मान के चलो, और यहाँ पर बस दो पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। तो बता दिया जाएगा कि भाजपा कांग्रेस का चुनाव होगा, जिसको भाजपा को वोट देना है दे दे, जिसको कांग्रेस का वोट देना है दे दे, सिंगल कंस्टिट्यूएंसी पे। और इसका एग्जाम्पल कहाँ है? इजराइल और नेदरलैंड दे लो, यहाँ पर सिंगल कंस्टिट्यूएंसी पूरा एक मान करके चुनाव हो जाता है। और दूसरा आता है मेनी कंस्टिट्यूएंसीज। यहाँ पर क्या होता है? कंट्रीज को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड करके फिर वहाँ पे चुनाव करवाया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो अर्जेंटीना, पोर्चुगल। यहाँ पर क्या होता है भैया? मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी वाली बात हो रही है, सिंपल सा फंडा है। अब आते हैं मेन चीज पे, जो कि आपका पूरा क्लास समझाएगा। अब आते हैं मेन चीज क्या है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
कितने प्रकार के हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या सिस्टम है। अब यहाँ पर आप दो चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जान जाओ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, जितना वोट पाए उतना सरकार चलाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके हम फीचर देख लिए कुछ तो दो। अब हम देखेंगे कि इसके टाइप कितने हैं। तो इसके दो टाइप हैं, इसके दो टाइप हैं गुरु, एक है लिस्ट सिस्टम और दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सोचो ये सब चुनाव के तरीके हैं, क्या हैं, चुनाव के तरीके हैं, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। ये है क्या आपका, एक है लिस्ट सिस्टम। क्या है, लिस्ट सिस्टम है। तो पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए, हम तो साइड हट रहे हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम डस्टर लाते हैं, एक मिनट, हम डस्टर से इधर का एक इलाका जो है हमारा उसको हम मिटा देते हैं, एक मिनट, फटाफट से नोट कर लीजिए फटाफट से इसको नोट करिए। एक एक चीज एकदम बेसिक से सारी चीजों को एकदम हम लोग को क्या करना है, क्लियर कर देना है। इसको हम मिटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए। देखो अब बात हमारी ध्यान से देखो, अभी हम क्या देखने वाले हैं, लिस्ट सिस्टम। फीचर्स ऑफ पास्ट पोस्ट सिस्टम क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे लिस्ट सिस्टम एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। अब सपोज करो आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, चाहे जहाँ भी रह रहे हो, आपको करवाना है चुनाव। आप क्या होने वाला है, चुनाव। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तो हम जान गए कि यहाँ पर पार्टी लिस्ट सिस्टम का कैसे इस्तेमाल करती है। एक पार्टी हो गई आपकी बीजेपी, एक पार्टी हो गई आपकी कांग्रेस, एक पार्टी हो गई आपकी सपा, एक पार्टी हो गई आपकी आम आदमी पार्टी। चलो इतनी पार्टी लेते हैं। अब ये तीनों चारों पार्टीज हैं, ये जितनी पार्टीज हैं ये क्या करेंगी, अपना एक लिस्ट निकालेंगी। क्या करेंगी, एक लिस्ट सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, लिस्ट सिस्टम बता रहा हूँ। ये अपना एक लिस्ट निकालेंगी चुनाव के लिए, ठीक है। ये देखो ये इनका लिस्ट निकल गया। क्या निकल गया, इतना लंबा नहीं, छोटा कर देते हैं। ये इनका लिस्ट निकाल गया। ये सब अपना क्या निकाल रही हैं, लिस्ट बना रही हैं। कांग्रेस ने अपना, सपा ने अपना। और ये किस चीज़ का लिस्ट होगा, ये किस चीज़ का लिस्ट होगा, कैंडिडेट का लिस्ट होगा। किस चीज़ का लिस्ट होगा, कैंडिडेट का लिस्ट होगा। सपोज करो यहाँ पर टोटल वोट कितने हैं, यहाँ पर टोटल वोट देने वाले 100 हैं वोटर। सपोज करो 100 लोग हैं जो कि वोट देंगे। लड़ने वाली पार्टीज हमारी कितनी, 4। अब ये लोग क्या करेंगे ना, अपना अलग अलग जो है वो कैंडिडेट का नाम बता देंगे। यहाँ पर प्रेफरेंस रहता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे करके ये मान के चलो लाइनिंग हो गई हमारी। अब यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिख देते हैं, जैसे राम है, श्याम है, कोई भी राम लिख दो, मीरा है, ठीक है। उसके बाद गायत्री हैं, ऐसे मतलब ये कैंडिडेट है। ये कौन है, कैंडिडेट हैं। इनके अलग कैंडिडेट होंगे, गोपाल कृष्ण। उसके बाद कौन है, यहाँ पर किसका नाम लिखा जाए, मधु, और कोई भी रोहित, एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही। फिर यहाँ पर सपा में भी अगर किसी का नाम ले लिया जाए तो लिख दो राहुल, और क्या क्या लिख दो, राहुल लिख दो, राज लिख दो, उसके बाद अतुल लिख दो। मतलब जो भी बेसिक नाम हमारे ध्यान में आ रहा है हम लिख देंगे। ऐसे ये सब क्या है, ये लोग कैंडिडेट हैं। बीजेपी, सपा, कांग्रेस अपना लिस्ट निकाली कि ये सब भाई हमारे कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी ने भी लिस्ट निकाल दिया, जैसे कि केजरीवाल सपोज करो। उसके बाद क्या है, उसके बाद कोई सा भी बेसिक सा नाम, मोहन लिख दो, सोहन लिख दो, गुप्ता जी लिख दो, ठीक है। मतलब ऐसे बेसिक ये चारों पार्टी ने अपना कैंडिडेट लिस्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, कैंडिडेट लिस्ट। ये लिस्ट सिस्टम हम देख रहे हैं, लिस्ट सिस्टम हम देख रहे हैं। अब होगा चुनाव। क्या होगा, अब होगा चुनाव। अब करवाते हैं इलेक्शन। यहाँ पर अब करवाते हैं, क्या करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। अब बाबू इलेक्शन में देखो, या तो ईवीएम से करवा लो या तो बैलेट पेपर से करवा लो। किससे करवा लो, ईवीएम से करवा लो या बैलेट पेपर से करवा लो। तो यहाँ पर पहले ये हो गया क्या, आपके पार्टी का नाम होता है बीजेपी, कांग्रेस, और क्या क्या हम लोग लिए हैं, सपा और आम आदमी पार्टी। ये है बैलेट पेपर। जब वोट देने जाएंगे, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको बैलेट पेपर मिलेगा, या ईवीएम मिल जाए तो भी एक बात, बटन दबाना, या तो बैलेट पेपर मिला। अब आप गए वोट देने, ये वोटर गए वोट देने, ये वोटर गए वोट देने के लिए जहाँ पर कैंप लगा है। अब बीजेपी का भाई यहाँ पर जो है इनका कमल का फूल, कांग्रेस का क्या है, पंजा, मेरी राइटिंग खराब है,
और इन लोगों का क्या है, साइकिल, ये हो गई साइकिल, ठीक है। और इन लोगों का क्या है, झाड़ू, क्या है, झाड़ू। यहाँ पर आपका पार्टी का नाम दे रहा रहेगा और यहाँ पर इनके सिंबल दिए रहेंगे। अब आपके पास बैलेट पेपर आया, आप वोट, ये 100 लोग आकर के इनको वोट दे दिए, 100 लोग आकर के इनको वोट दे दिए, इलेक्शन हमारा हो गया। प्रोसेस देखो, प्रोसेस देखो। सबसे पहले सारे पार्टीज ने अपना नाम घोषित किया, लिस्ट निकाला। लिस्ट किसका, लिस्ट सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं, सब लोग अपना कैंडिडेट का नाम निकाल देंगे। चारों पार्टी ने अपने कैंडिडेट का नाम निकाल दिया। अब 100 वोटर हैं, एक इलाके में हम लोग इलेक्शन करवा रहे हैं। अब देखो इलेक्शन हो गया। अब रिजल्ट किस तरीके से आता है, रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है कि 100 सीट हैं, मान के चलो 50% कौन निकाल दिया, बीजेपी निकाल दी। 50% कौन निकाल दिया, बीजेपी ने निकाल दी। कांग्रेस ने कितना पाया भाई, 30%। कांग्रेस ने कितना पाया, 30%। इसके बाद सपा ने कितना पाया भाई, 15%। और आपने कितना पाया भाई, 5%। एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ठीक है। अभी ये मत होना कि भाई किसी को 50 किसी को 5, एक बेसिक सा, ठीक है, सिंपल सा फंडा हम अगर लेकर के चलें तो कुछ इस हिसाब से हमारा रिजल्ट आ गया। क्या आ गया, कुछ हिसाब से हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखो होगा क्या, अब जब गवर्नमेंट बनेगी, ये सपोज क्या है हमारी गवर्नमेंट, ये जब गवर्नमेंट चलाने के लिए यहाँ पर लोग बैठेंगे, यहाँ पर क्या बैठेंगे, लोग बैठेंगे। और कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, ये सब हम ये देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है बाबू, सीट होता है, क्या होता है, ये सब सीट है। यहाँ पर बैठ के आदमी क्या चला रहे हैं, सब पार्लियामेंट क्या है, सब हम आगे देखेंगे। बस इतना ध्यान दो, ये गवर्नमेंट को चलाने वाली गाड़ी है, ये गवर्नमेंट को चलाने वाली गाड़ी है, ये सब सीट है, ये सब सीट है और सरकार वहाँ चलेगी। अब देखो अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता तो ये सब झंझट ही ना होता, सबसे ज़्यादा भाजपा पाई, भाजपा जीत जाएगी। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ये, और इसमें का एक मेथड हम लोग देख रहे हैं, लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम में पार्टी ने लिस्ट निकाल दिया, 100 वोटर थे, गए वोट करके चले गए, रिजल्ट आ गया हमारा इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि कैसे सरकार आएगी, अब हम देखते हैं कि कैसे सरकार आएगी। अब 50% किसका आया, भाजपा का आया। कितना आया, 50% भाजपा का आया। तो कुल कितनी सीट है यहाँ पर, 1 2 2 4 2 6 1 7 7 14 14 14 28 सीट है। मान के चलो ये टोटल कितनी सीट है, 28 सीट है। तो 28 में से 50% किसका हो गया, आपके भाजपा का, आपके भाजपा का। यहाँ सब आपके आगे जितना परसेंट सीट, जितना परसेंट उनको वोट मिला उतना परसेंट सीट उनका यहाँ पर हो जाएगा, उतना परसेंट सीट यहाँ पर उनका हो जाएगा। ये ब्लैक वाले लोग भाजपा वाले लोग हैं, बैठ गए। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान दो कि कौन कौन बैठेगा। भाई सीट पे तो ये कंफर्म है कि 50% सीट किसकी हो गई, भाजपा की होगी, क्योंकि 50% वोट इनको मिला। तो ये वाली जो सीट है ये किसकी सीट हो गई, बीजेपी की। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अरे यार ये तो पूरा, ये 50% ये जो सीट है ये किसकी हो गई, ये हो गई बीजेपी की पूरी की पूरी। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होने वाली। अब आगे देखा जाए तो कांग्रेस 30%, कांग्रेस 30%, तो मान के चलो कांग्रेस का 30% इधर सीट निकल गया। कितना निकल गया, कांग्रेस का 30% इधर सीट निकल गया। फिर सपा, फिर आप, मतलब जितना परसेंट इनको वोट मिला उतना परसेंट वहां पर सीट इनको बैठने के लिए मिल जाएगा। अब बैठेंगे कौन कौन, ये देखो बैठेंगे कौन कौन, ये देखो। बीजेपी ने पहले लिस्ट निकाला था, बीजेपी ने पहले लिस्ट निकाला था। ये लिस्ट 100 बंदों का होगा, ये लिस्ट जितने भी बंदों का हो, तो उसमें से सीरियल वाइज 50% सीट निकला। कितना निकला, 50% सीट निकला। तो आधे मेंबर्स, यानी कि यहां से अगर सीरियल स्टार्ट किया जाए तो टोटल में से 50 मेंबर जो भी होंगे वो आकर के बैठ जाएंगे। क्या होगा, वो आकर के बैठ जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में सपोज करो 50% की बात करें तो राम, श्याम, मीरा, गायत्री जो भी लोग हैं सीरियल वाइज आकर के वहां गवर्नमेंट चलाने के लिए बैठ गए बीजेपी से। अब अगर कांग्रेस में 30% बात हुआ, कांग्रेस में 30% सीट निकला, तो है 3 लोग जो हैं केवल गोपाल कृष्ण और मधु, रोहित भाई साहब नहीं आ पाएंगे। केवल गोपाल कृष्ण और मधु आकर के गवर्नमेंट में बैठ गए गवर्नमेंट को चलाने के लिए, क्योंकि इनका बस 30% सीट निकला था। सपा में केवल 15%, तो सपा में केवल 15%, तो मान के चलो सपा में केवल 2 लोग आकर के सीट में बैठ गए, सीट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और आप में कितने हुए, 5%, तो आप में कौन आकर के बैठ गया,
हमारे केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी आकर के गवर्नमेंट में बैठ गए गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो ये लिस्ट सिस्टम है। तब देखो, तुम ही गौर से देखो, बीजेपी में 50%, तो बीजेपी को भी 5 बंदे वहां से आकर के गवर्नमेंट चला लिए। कांग्रेस में 30%, तो कांग्रेस के भी मात्र बस 30% बंदे आकर के गवर्नमेंट चला लिए। वैसे ही सपा का वैसे ही आपका, मतलब जितनी परसेंट सीट उतनी परसेंट गवर्नमेंट चलाने में उनको हक जो है मिलेगा। कोई डाउट इसमें? लिस्ट सिस्टम में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। लिस्ट सिस्टम एकदम बेसिक सा फंडा क्लियर हो गया। अब यहां पर जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए। अब जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए। ईच पार्टी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। बताएं आपको कि ईच पार्टी, ये सब क्या है? पार्टी हैं। ये सारी पार्टी अपने कैंडिडेट का लिस्ट बनाएंगी। क्लियर? इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड। जितनी सीट्स हैं यहाँ पर इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जितनी सीट्स हैं उसके हिसाब से हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट का लिस्ट निकालेगी कि भाई सब चाहेगा ना कि कैंडिडेट फुल हो जाए, तो वो लिस्ट निकालेगी और इलेक्शन के बाद जो जैसे जीतेगा वो उसी प्रकार में आकर के गवर्नमेंट में बैठ करके गवर्नमेंट को चलाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना, एप्लीकेबल वेयर मोर देन 1 वैकेंसी। अब यहाँ क्या होगा? गवर्नमेंट में कितनी सीटें थी? बहुत सारी है। देख रहे हो कितना खाली है, बैठने के एकदम बैठने के लिए बहुत सारा सीट है ना, गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत सारा सीट है। तो जब एक से ज़्यादा सीट होगा, कब? जब एक से ज़्यादा, जैसे ये गवर्नमेंट को चलाने के लिए कितनी सीटें मिली यहाँ पर? बहुत सारी। ये कितनी सीटें मिली यहाँ पर? बहुत सारी। लेकिन यहीं पर अगर सपोज करो, यहीं पर सपोज करो इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जो गवर्नमेंट हम लोग बनाए हैं, इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए केवल एक सीट है वहाँ पर, केवल एक सीट है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये लिस्ट सिस्टम नहीं लगेगा, लिस्ट सिस्टम नहीं लगेगा। वहाँ फिर क्या लगेगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लगेगा। क्या लगेगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये कब लगता है? जहाँ बहुत सारे, देखो यार बहुत सारी सीट है ना, 1 2 3 बहुत सारा सीट है, तो वहाँ पर आपका लिस्ट सिस्टम, और जहाँ एक है वहाँ पर आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहाँ कहाँ लगता है? जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो बताओ भारत के प्रेसिडेंट तो केवल एक बन सकते हैं। भारत का प्रेसिडेंट तो केवल एक बन सकते हैं, यानी वैकेंसी कितनी? केवल एक। सीट कितनी? केवल एक। केवल एक को ही जो प्रेसिडेंट, केवल एक बंदा ही बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा सिस्टम लगेगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम लगेगा। यहाँ पर लिस्ट सिस्टम हम नहीं लगा सकते क्योंकि केवल वैकेंसी एक है। इतना सिस्टम क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर बस लिस्ट निकाल करके वोटिंग करा के जो जितना वोट पाया उस हिसाब से लिस्ट के हिसाब से भेज दो गवर्नमेंट चलाने के लिए। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, इसको थॉमस हैरी ने इंट्रोड्यूस किया था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को थॉमस हैरी ने इंट्रोड्यूस किया था और इसीलिए इसको हम हैरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल को हैरी सिस्टम भी कहते हैं। तो आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्लियर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव क्लियर। इसमें आने के बाद लिस्ट सिस्टम क्लियर हो गया। अब हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट करके फिर हम मिटा देते हैं फटाफट से। चलिए फटाफट से देखते हैं हम लोगों का जो दूसरा चीज आता है, दूसरा टॉपिक आता है, वो आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक नाम से देखो क्या समझ में आ रहा है? कुछ तो वोट देने का एक तरीका है, एक सिस्टम है, जहां पर सिंगल वोट वाला कुछ बात हो रहा है, कुछ ट्रांसफरेबल वोट वाला बात हो रहा है। अब समझते हैं एक एक करके। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि थॉमस हेयर नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम का व्यक्ति था? थॉमस हेयर नाम का एक व्यक्ति था, जिसके दिमाग में ऐसा कुछ सिस्टम आया कि इस प्रकार से भी इलेक्शन करवाया जा सकता है और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसको कौन सा सिस्टम कहते हैं? हेयर सिस्टम भी इसके अलावा कहते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को हेयर सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि थॉमस हेयर नाम के व्यक्ति ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके कुछ फीचर्स पे नजर मार लो। मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज, मल्टी मेंबर भैया एक नहीं है, एक से अधिक है। ठीक है, एक से अधिक लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, एक से अधिक कंस्टिट्यूएंसीज की बात हो रही है। यहाँ पर जो वोट होगा वो ट्रांसफर होगा। क्या होगा? वोट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड का मतलब समझो जैसे ये एक वोटर है, ये एक वोटर है, ये वोट दे दिया। ऐसे नॉर्मल में क्या होता था? अगर 3 लोग इलेक्शन में उतरे हैं, 3 लोग इलेक्शन में उतरे हैं, यही 3 लोग सपोज करो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक, अब अगर नॉर्मली बात किया जाए तो इन तीनों में से केवल एक को वो चुनना था, केवल एक को वोट दे देगा, केवल एक को वोट दे देगा। अगर ये लोग हार जाएं, अगर इसमें से कोई भी जीत गया, सपोज करो इसको वोट, ये भाई ने इसको वोट दे दिया लेकिन जीत गया ये, तो
तो इसका वोट तो बर्बाद हो गया, इसका वोट तो बर्बाद हो गया। हमने जो पहला वाला सिस्टम देखा था फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर जो वोट्स थे, वोट्स क्या हो जाते थे, वोट्स वेस्ट हो जाते थे, वोट्स वेस्ट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या वोट वेस्ट होंगे? नहीं भाई, यहाँ पर वोट हमारे वेस्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं और देखते हैं फटाफट से। और यहाँ पर क्या सिस्टम है, यहाँ पर कुछ हट के सिस्टम है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का सिस्टम है कि यही एक बालक को अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कि वही अगर एक बालक हैं, इनको वोट देना है, यहाँ पर 3 बंदे खड़े हैं, 1 2 3 है ना, ये 3 बंदे खड़े हैं। सपोज करो इनके मन में आया, इन्होंने दे दिया ये तीसरे वाले को वोट, ठीक है, तीसरे वाले को वोट दे दिया। और यहाँ पर क्या होता है ना, इस सिस्टम में कई राउंड चलते हैं। क्या चलते हैं? कई राउंड चलते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ऐसे करके इलेक्शन होता है अलग अलग लेवल में, ठीक है। एक पहले एक प्रोसेस से निकलेंगे, फिर दूसरे प्रोसेस से क्या होगा वो भी हम आगे देखेंगे, टेंशन ना लो। अब जैसे क्या हुआ कि सपोज करो इसने इस वाले बंदे को वोट दिया और पहले राउंड में ये वाला बंदा बाहर, ये वाला बंदा पहले ही राउंड में हट गया, ठीक। तो अब इस बंदे का ऐसे तो वोट बेकार हो जाता, लेकिन इसके लिए बेकार ना हो वोट, इसीलिए इस वोट को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसमें? बचे हुए लोगों में इस वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि आपका वोट वेस्ट नहीं होगा, आपका वोट वेस्ट नहीं होगा इस सिस्टम के बदौलत। समझ गए ना? इसी को बोलते हैं एक तरीके का सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, कि वोट देने को तो हमने वोट दे दिया, लेकिन वोट जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा, किसी ना किसी को भैया आगे चल करके वो ट्रांसफर किया जा सकता है। तो सिंपल सा फंडा एक बात है। आगे पकड़ो, दूसरा फीचर क्या है, वोटिंग ऑन द बेस ऑफ प्रेफरेंसेस। यहाँ पर आप प्रेफरेंस के नज़र में वोटिंग देते हैं। कैसे? जैसे देखिए, जैसे बात को आप ध्यान से समझिए। कैंडिडेट खड़े हुए 4, कितने कैंडिडेट खड़े हुए? 4 खड़े हुए जिनको लड़ना है इलेक्शन, 4 खड़े हुए हैं जिनको लड़ना है इलेक्शन, 4 लोग खड़े हुए जिनको इलेक्शन लड़ना है। यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आप गए कि हमको तो वोट देना है आज, ठीक है, आपको तो आज देना है, वोट देना है भाई, कि हमको तो वोट देना है। तो अब जो यहाँ पर बैलेट पेपर होगा, अब जो यहाँ पर बैलेट पेपर होगा, नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मली तो भैया इन चारों में से किसी एक पे ठप्पा लगा करके आ जाओ, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप प्रेफरेंस में लिखेंगे। कैसे? दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम। जैसे सपोज करो इसका क्या नामकरण कर दें, सपोज करो इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं, इसका नाम C रख देते हैं, इसका नाम D रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस में वोटिंग देना होगा। पहले क्या होता था, अगर यही दूसरा सिस्टम देखा जाए, जो पहले सिस्टम ऐसा होता था कि ये बैलेट पेपर में नाम A B C D, किसके आगे ठप्पा लगाना है, हमको A के आगे ठप्पा लगाना है। तो चलो भैया A पे ठप्पा लग गया, A जीत गया, काम खत्म, आपका वोटिंग खत्म हो गया, आप घर जाइए, भगा दिया जाएगा, ठीक। अंगूठा पे निशान लगेगा, घर जाइए। लेकिन यहाँ पर पकड़ लेंगे, अरे बचवा रुको, अरे बेटा रुको, ऐसे नहीं वोटिंग देना। यहाँ पर आप प्रेफरेंस में लिखेंगे। जैसे होता है नहीं कि आपका सबसे मस्त, जैसे आपसे पूछे कि अपना बेस्ट फ्रेंड बताओ, एकदम बेस्ट वाला, तो बोलोगे ये है, अच्छा उससे कम तो बोलोगे वो है, उसके बाद वो है, ऐसे करके क्या होगा, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्या करना है आपसे, क्या पूछा जाएगा आपसे, प्रेफरेंस पूछा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में। यहाँ पर यह नहीं है केवल एक को वोट दे दोगे ना, आप दोगे चारों को वोट, आप दोगे चारों को वोट, आप इसको भी चुनोगे, इसको भी चुनोगे, इसको भी चुनोगे, लेकिन प्रेफरेंस के तौर पर। जैसे कैसे, सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, आप कोई सा भी एग्ज़ाम वगैरह देने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको जब फार्म भरते हैं ना, तो फार्म भरने का एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस पूछा जाता है, एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस पूछा जाता है। नहीं तो जैसे एग्ज़ाम सेंटर को जैसे भूल जाओ, या फिर कोई एग्ज़ाम सेंटर को ले लो, या फिर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे कोई से भी नौकरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे आप लोग यूपीएससी वाले हो अधिकतम, तो यूपीएससी वाले हो तो वहाँ पर ऑप्शन देगा आपको कि सबसे पहले आईएएस चुनोगे, कि फिर आईपीएस चुनोगे, कि फिर आईएफएस आईआरएस जो भी चुनोगे, है ना। इसके बाद जितना भी सिस्टम है, अब जैसे इसके बाद क्या है, आईएफएस चुनोगे प्रेफरेंस में। जैसे आपको यूपीएससी एग्ज़ाम दे दिए, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, अब आपका अगर होगा तो फॉर्म में आपको भरवाया जाएगा कि सबसे पहला प्रेफरेंस क्या है आपका। तो सबसे पहले बोलेंगे कि नहीं भाई नंबर 1 पे हम आईएएस लिख देते हैं। चलो आईएएस नहीं बने तो चलो फिर हम आईपीएस बन जाएंगे,
चलो आईपीएस नहीं बने तो हम आईआरएस में देख लेंगे, आईएफएस में देख लेंगे, और बाद में ऐसे ही करके प्रेफरेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। और यही चीज़ अगर दूसरे में बात किया जाए, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर होता है, जैसे कि एग्ज़ाम सेंटर होता है, जैसे आप किसी का एग्ज़ाम देने के फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर पूछा जाएगा कि इस स्थान पर, जैसे कि सपोज करिए किसी एग्ज़ाम होना है, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होना है, किसका एग्ज़ाम होना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होना है, सेंटर 4 जगह दिया हुआ है, 4 जगह दिया हुआ है। कहाँ कहाँ दिया हुआ है, सपोज करो सेंटर दे दिया दिल्ली, मुंबई, बनारस, और कहाँ दिया जाए, एक ठो दे दो किधर, साउथ साइड में दे दो, किधर दे दे, साउथ साइड में, चलो दे दो केरला सीधे। एक एग्जाम्पल हो, यूपीएससी का 4 सेंटर है। अब आपको बोलेगा कि आप प्रेफरेंस चूज कर लीजिए कि सबसे पहला आपका प्रेफरेंस क्या होगा। तो जैसे हम यूपी से हैं तो हम चूज कर लेंगे कि सबसे पहले तो हम यार बनारस जाएंगे परीक्षा देने, हमको आराम रहेगा। फिर अगर बनारस सीट खाली नहीं हुई तो बनारस, नहीं तो फिर हमारे लिए नज़दीक दिल्ली होगा, दिल्ली दे देंगे। दिल्ली खाली नहीं हुआ तो फिर हमारे लिए नज़दीक क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। फिर लास्ट में तो भाई जैसा होगा केरला जाना ही जाना है। तो इसको क्या कहेंगे आप, अगर इसमें अब सपोज करो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यही अगर आपको चुनाव करना हो तो केवल आप एक सेंटर डाल देते कि हमको बनारस देना है, बात खत्म हो जाता, बात खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिखना पड़ेगा कि बनारस, नहीं तो दिल्ली, नहीं तो इधर आपका कौन सा है, मुंबई, नहीं तो केरला। वैसे यूपीएससी वाले में कि पहले आईएएस चाहिए, फिर आईपीएस चाहिए, फिर आईएफएस चाहिए, ऐसे प्रेफरेंस होगा। ठीक है, कि ये नहीं किए तो ये कर लेंगे। चलिए, मतलब बेसिक आइडिया आपको लग गया कि प्रेफरेंस क्या क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, क्या लिखा है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे, प्रेफरेंस के बेसिस पे। 4 लोग खड़े हुए कैंडिडेट, आप वोटर हैं, आपको प्रेफरेंस देना होगा कि चलो हमको सबसे अच्छा लग रहा है डी आपका करीबी है, डी आपके चाचा है, सपोज लड़े तो आप सबसे पहले है ना सोचेंगे कि हमारे चाचा जीत जाए, हमारे चाचा जीत जाए। उसके बाद देखेंगे कि चलो चाचा नहीं जीतेंगे तो हाई तो चाचा के जानकार ही हैं, यही जीत जाएंगे, तब वो काम हो जाएगा। तो डी के बाद सी को ले लोगे। फिर सोचोगे कि चलो यहू नहीं जीते तो हाई जो ए है इसको तो हम जानते हैं, आए थे गड़िया पे लिफ्ट दिए थे तो हमको पहचान रहा होगा, चलो इसको दे देते हैं। और लास्ट में बचा, चल भाई कोई नहीं जीते तो तू ही जीत जाओ, तो लास्ट में दे दिए बी को। तो इसको क्या कहेंगे, प्रेफरेंस सिस्टम कहते हैं। कैसे, प्रेफरेंस सिस्टम कहते हैं कि वोट हम लोग प्रेफरेंस के हिसाब से दे रहे हैं। बात पकड़ लिए। और यही अगर पहले देना होता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम वाले में यही वोटिंग करवाना होता तो सिंपल से ऐसे आपके पास बैलेट पेपर पे रहता ए बी सी डी, किसको वोट देना है भैया, हमको देना है डी को। तो डी पे जाइए, या तो आप अंगूठा लगा दीजिए, अंगूठा लगाए बोर्ड पे, देखो 1 मिनट रुको, हम अंगूठा बोर्ड पे लगाते हैं, पता नहीं मारकर खराब होगा कि क्या होगा भगवान जाने। जैसे कि हमको अंगूठा लगाना, ये लो लगा दिए, देखो थोड़ा सा दाग आया है ना, ये लग गया अंगूठा, भैया जीत गए डी को हमारा वोटिंग, डी को हमारा वोट पड़ चुका है। तो ये फर्स्ट पास्ट में होता है और प्रेफरेंस वाला इसमें होता है। चलो जी, फीचर क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट तो अभी जाकर के कमेंट आप करिए, फटाफट से कमेंट करिए। ये वीडियो प्रीमियर में चल रही है ना, हो सकता है ये वीडियो प्रीमियर में चल रही हो तो लाइव में ही कमेंट कर देंगे, हम कमेंट देखते रहते हैं, आपको रिप्लाई कर देंगे। नहीं तो वापस आप अगर बाद में देख रहे होंगे तो तब पर भी कमेंट करिएगा, तुरंत जाकर कमेंट करिए, हम वीडियो आपका कमेंट आपका बता देंगे। चलिए, कंस्टिट्यूएंसी हो गया, प्रेफरेंस होगा, ये सारी चीज़ें हो गई क्लियर, इतना चीज़ें हो गया। अब आगे बढ़ा जाए। अब देखो, अब हमारा एक मिनट पहले इतना तुम नोट कर लो, ये जितना सारा चीज़ लिखवा है ना इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अब देखो तीसरी बात क्या आ जाती है, यहाँ पर एक आता है कोटा सिस्टम। क्या आता है, कोटा सिस्टम। अब देखो कोटा सिस्टम क्या होता है, नंबर ऑफ वोट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू विन। कोटा सिस्टम, अगर हम जब कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा सिस्टम होता है जब आप कोटा क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका हो जाता है, सीट आपको मिल जाती है। ये क्या है, नंबर ऑफ वोट्स नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू विन। अब आपको ये अगर नहीं समझ में आए, अगर आपको ये अभी तक कोटा नहीं समझ में आ रहा है, अब हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, एकदम दिमाग में घुस जाएगा कोटा सिस्टम। ठीक है, समझाए ना, ध्यान से एकदम खोपड़ी खोल लीजिए। इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में। किसका एग्जाम्पल लेंगे, राज्यसभा का इलेक्शन अभी यहाँ पर हम लोग करवाएंगे और सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाएंगे। ये चीज़ को समझने के लिए, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए
कि अगर आपको पार्लियामेंट के बारे में बेसिक जानकारी है तब तो ठीक, नहीं जानकारी है तो हमारे यहाँ जीके की टेस्ट सीरीज करके, बेसिक जीके सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर हमने पार्लियामेंट का एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को देखिए, यहीं से पॉज करके जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। पार्लियामेंट में, हमारा यह पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं। कितने सदन? 2 सदन होते हैं, 2 ठो कमरा होता है। का कमरा होता है? 2 ठो कमरा होता है। सपोज करो एक कमरा ये है, एक कमरा होता है राज्यसभा, एक कमरा होता है लोकसभा। तो ये जो कोटा वाला सिस्टम है ना, ये जो कोटा वाला सिस्टम है, इसको समझने के लिए हम लोग राज्यसभा का इलेक्शन समझ लेंगे तो हमारा कोटा सिस्टम क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले एक बात बताओ, ये चीज लिख लियो ना, सिंगल ट्रांसफरेबल से लेके इसका फीचर, इसको मिटाने जा रहे हैं। फटाफट से, नहीं लिखो तो पॉज करके लिख लो, मिटाने जा रहे हैं। चलो अब ध्यान से देखो, हमारा बात ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल, एकदम खोपड़ी में घुस जाएगा। बस बात को अब ध्यान से सुनते जाएंगे। अब क्या लिखा हुआ है वो नहीं सुनना है, बस जो हम बता रहे हैं वो सुनिए। अब ध्यान से हमारी बात देखिए, ये है आपका दिल्ली। कहाँ गए हम लोग? दिल्ली। दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में है संसद, यानी कि आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 कमरे हैं, एक कमरा होता है राज्यसभा का, एक कमरा होता है राज्यसभा का, दूसरा कमरा होता है किसका? लोकसभा का। दूसरा कमरा होता है किसका? लोकसभा का। ठीक, ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो नॉर्मल सी बात है, बाकी के बचे हुए स्टेट वाले लोग भी यहाँ आकर बैठना चाहेंगे, खाली दिल्ली वाले तो यहाँ बैठेंगे नहीं, बाकी सारे स्टेट वाले लोग कुछ लोग बैठ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, लोकसभा में 545 लोग आकर के बैठ सकते हैं। यहाँ पर कुर्सी लगी होती है, यहाँ पर कुर्सियाँ लगी होती हैं बैठने के लिए, कट कुर्सी 545 लोग आकर के बैठ सकते हैं। और राज्यसभा में कितनी कुर्सियाँ लगी हैं? 245 की। यहाँ पर 245 लोग आकर के बैठ सकते हैं, इतना दिमाग में घुसा। अब हम बात बोले कि यहाँ पर केवल दिल्ली वाले नहीं बैठेंगे, हर एक स्टेट के अपने अलग अलग लोग आकर के बैठते हैं। तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर हम लोग राज्यसभा का बात लेकर के चलेंगे, लोकसभा भूल जाइए, लोकसभा भूल जाइए, ये सब आप ध्यान में मत दीजिए। हम बस बात लेकर के चल रहे हैं राज्यसभा का। राज्यसभा में यहाँ पर सीटें हैं, ये देखो, ये सब कुर्सी है। क्या है? ये सब कुर्सी है, ये सब कुर्सी है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से लोग आकर बैठेंगे। होगा चुनाव, क्या होगा? होगा चुनाव। चुनाव होगा तभी यहाँ पर लोग आकर के देखेंगे। अब ये सिस्टम हम समझ जाएंगे ना, तुमको पता चल जाएगा कि कोटा क्या होता है। देखो भाई, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? मात्र 245, मात्र 245। अब बोल दिया जाए कि भैया आकर के बैठो, देश की आबादी 125 करोड़ के भी पार है, अब यहाँ पर बस 245 लोग, तो कैसे होगा? तो इसीलिए यहाँ पर कोटा निकाला गया है। क्या? यहाँ पर कोटा निकाला गया है सीट का, कि जैसे उत्तर प्रदेश से इतने लोग, ये एक्स नाम के लोग, मतलब इतना सीट है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, उत्तर प्रदेश से सपोज करो 27 सीट हो गया, एग्जाम्पल ले लो, जैसे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से 27 सीट हो गया। दिल्ली से कितना सीट हो गया? दिल्ली से मान के चलो 3 सीट हो गया, ये कोटा है। मतलब क्या है? दिल्ली से 3 सीट हो गया, ठीक है। यूपी से मान के चलो 27 सीट हो गया, कि यूपी स्टेट से 27 लोग आकर के बैठ सकते हैं। और दूसरा स्टेट है, वहाँ पर एक, यहाँ पर मतलब सीट जो है रिजर्व है, कि यूपी वाले कहाँ बैठेंगे, बिहार वाले कहाँ बैठेंगे, आपके तेलंगाना वाले कहाँ बैठेंगे, सब अपना यहाँ पर सीट जो है वो फिक्स है। अच्छा, तो अब क्या होगा? सपोज करो कि हम उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। उत्तर प्रदेश में यहां से अगर कोई जानना चाहे कि हमको जाकर के कहां बैठना है, राज्यसभा में बैठना है, किसी का मन कर दिया, आप ही का मन कर दिया क्या राज्यसभा में जाकर के बैठेंगे, तो वहां पर जाने के लिए क्या चीज होना चाहिए? सबसे पहले तो देख लो कि सीट कितनी है उत्तर प्रदेश के लिए। तो सपोज करो एग्जाम्पल में 27 सीट है, एग्जाम्पल, ठीक है, करेक्ट नहीं होगा, ध्यान में भी बात ये नहीं है। कितनी सीट है? इतनी सीट है, हम एक बस एग्जाम्पल बेसिक सा लेकर के चलते हैं। तो अब 27 सीट है यहाँ पर रिजर्व, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अब भाई जरूरी थोड़ी है कि उत्तर प्रदेश में 1 लोग लड़ेंगे, हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी 10 लोग आ जाएंगे, नहीं यार हमको तो जाना है, 10 लोग लड़ लिए, बहुत ज़्यादा लोग लड़ लिए कि नहीं हम राज्यसभा में जाएंगे, हम राज्यसभा में जाएंगे। तो इसके लिए कौन जा करके राज्यसभा में बैठ सकता है? कौन? भाई उत्तर प्रदेश में बहुत लोग खड़ा हो गए कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे, नहीं, कौन जा करके बैठ सकता है? उसके लिए एक कोटा होता है, उसके लिए एक
कोटा होता है। क्या होता है? एक कोटा होता है कि इतनी नंबर ऑफ वोट आपको मिल गए, कि इतना वोट अगर आपको मिल गया तो आप राज्यसभा में जाकर के बैठ सकते हैं। उस कोटा सिस्टम को ही यहाँ पर हम लिखे हैं कि नंबर ऑफ वोट्स नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट टू विन। ये सब क्या है? कैंडिडेट है, इनको कहाँ जाना है? राज्यसभा में जाना है। तो इनको एक कोटा डिसाइड होगा कि इतना वोट मिले तुमको, कि अगर मिल गया तो तुम जाकर के इसमें बैठ सकते हो। आगे अच्छे से देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। अब थोड़ा सा समझिए राज्यसभा के इलेक्शन को, पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा सिस्टम चलता है? इनडायरेक्ट वोटिंग का। क्लियर? उसके आगे देखा जाए तो यहाँ पर 245 मेंबर्स की जगह, ये सब जो सीट है ना, यहाँ पर कौन आकर के बैठेगा? आपके 245 मेंबर आकर के बैठेंगे। और इनको वोट कौन देगा? ध्यान से बात सुनना, इनको वोट कौन देगा? तो इनको एमएलए वोट देंगे। ये जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं ना, ये जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं जाने के लिए, इनको एमएलए वोट देगा। कौन देगा? एमएलए, यानी कि विधायक। जो आप जिताते हैं ना कि चच्चा को, कि चच्चा हमारे विधायक हैं, वही विधायक जी इन कैंडिडेट को वोट देंगे कि आप लोग राज्यसभा में चले जाइए। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। अब देखो, एवरी स्टेट हैज स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट इन राज्यसभा। जैसे उत्तर प्रदेश का एक स्पेसिफिक सीट है राज्यसभा में, दिल्ली का एक स्पेसिफिक सीट है राज्यसभा में। ठीक है, पंजाब का एक अलग होगा, उधर आपके अलग अलग, बिहार का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा, समझे ना? तो सबका अलग अलग राज्यसभा में कोटा है। ठीक, अब सबसे पहले ये बात ध्यान देखो, क्या कोई भी मेंबर बन जाएगा राज्यसभा का? कोई भी जिसका मन उठा वही चल देगा सुबेरे लोटा लेके कि चलो राज्यसभा चलते हैं? नहीं। अब देखो बात ध्यान से, राज्यसभा, ये राज्यसभा में जो गद्दी है वहां पर बैठने के लिए दो चीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके विधायक परिचित हो। कौन? विधायक। जो विधायक जी है ना वो परिचित हो, क्योंकि वोट उन्हीं को देना है। आपके गांव वाले, आपके जो जिला के विधायक होंगे ना, वही वोट देंगे, तभी आप राज्यसभा में जाएंगे। तो सबसे पहले विधायक जी का जुगाड़ करिए कि विधायक जी हमको वोट दे दीजिए। विधायक जी आपसे वोट मांगने आए आपके घर कि हमको इस बार इलेक्शन में जिताइएगा, तो आप उनसे कहिएगा विधायक जी आप हमको राज्यसभा के लिए जिता दीजिएगा। समझे ना? तो विधायक जी वोट देंगे, पहला सिस्टम। और दूसरी चीज क्या कि एनीवन हु वांट टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्या चीज? किसको भी राज्यसभा का मेंबर बनना है उसको एक मिनिमम कोटा ऑफ वोट को सिक्योर करना होता है। उसको एक मिनिमम वोट लाना पड़ता है, एक स्पेसिफिक वोट जो दिया गया होता है वो उतना वोट लाए। जैसे कह दिए कि 100 वोट जिसका आ गया वो जाकर के राज्यसभा में बैठ सकता है। कुछ इस प्रकार का सिस्टम है राज्यसभा में बैठने के लिए। अब तुम सोचोगे कि उत्तर प्रदेश का अलग वैकेंसी है, यहाँ का अलग वैकेंसी है। जैसे उत्तर प्रदेश का अलग वैकेंसी, दिल्ली का अलग वैकेंसी, बिहार का अलग वैकेंसी, तब कैसे बैठेगा कोई? हम कैसे निश्चित कर सकते हैं कि इतना ही सीट हो, इतना ही वोट हो? तो इसीलिए हमने एक निकाला फॉर्मूला। क्या निकाला? एक निकाला फॉर्मूला कि सब हर एक जगह अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है? टोटल वोट बराबर नंबर ऑफ कैंडिडेट प्लस 1, और पूरा का प्लस 1 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतना वोट मिले तो हम जाकर के राज्यसभा में बैठ सकते हैं। आप कहेंगे कि अरे इसमें फार्मूला काहे लिया दिए, काहे फार्मूला लिया दिए, बिना फार्मूला के समझाइए। अब आपको बिना फार्मूला के एक तरीके से समझाते हैं। इतनी बात पक्की हुई तो आप नोट कर लीजिए। हम अभी तक बस इतना बताएं आपको कि राज्यसभा में जाने के लिए लड़ना पड़ता है। हर एक स्टेट का अपना अलग अलग सीट होगा, इनको वोट विधायक देंगे, और एक स्पेसिफिक वोट होगा जिसको हम कोटा कहते हैं। इस कोटा के बराबर वोट आप पा जाएंगे तो आप राज्यसभा में जाकर के बैठ सकते हैं। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया इसको नोट करो। अभी धुआं का धुआं, अभी पानी का पानी पूरा कर देते हैं। धुआं का धुआं नहीं, सॉरी, दूध का दूध। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? ये बात ध्यान रखना कि इनको वोट कौन देगा? विधायक जी देंगे राज्यसभा को जाने के लिए। अब इसको फटाफट से मिटाते हैं, इसको फटाफट से मिटाते हैं और आपको समझाते हैं बेहतरीन तरीके से कि क्या क्या बात हो रही है। चलिए, तो अब ब्लैक व्हाइट बोर्ड एकदम साफ हो गया। अब आपको फटाफट से समझाते हैं कि अभी तक हम क्या बताए। इतना सिर्फ बोले कि देखो, इतना क्या बोले सिर्फ कि एक ये देश है हमारे लोगों का, ये एक देश है इंडिया। सपोज करो, मैप नहीं बनता है बाबू, हम ऐसे ही बनाते रहे, टेंशन मत लेना। सपोज करो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, आप सीख रहे हैं मैप, कुछ दिन में बनाने लगेंगे। यहाँ पर है क्या? दिल्ली, दिल्ली राजधानी अपनी यहाँ पर है, और बहुत सारे स्टेट हैं। ये दिल्ली में ऐसे 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 इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं कि नहीं है? सपोज करो, ठीक है, ये इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं। अब लेकर चले तुमको कहाँ? हम दिल्ली। इसको मिटाते हैं, अब लेकर चलते तुमको कहाँ? हम दिल्ली। इंडिया में क्या भैया? दिल्ली है और बहुत सारे स्टेट हैं, हम तुमको लेकर के चल दिए दिल्ली। अब इतना बात हमारा ध्यान से सुनो,
गवर्नमेंट चलानी है, गवर्नमेंट चलाने के लिए एक संस्थान, एक घर बनाया गया है कि यहीं पे बैठ के सरकार चलेगी, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट, जिसको कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 कमरे होते हैं, मैं 10 बार बता चुका हूं आप लोगों को। एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। चलिए अब मेरा गौर से बात सुनिए। बात यहां पर हुई कि इधर देखो उत्तर प्रदेश वाले हैं, इधर दिल्ली वाले हैं, इधर बिहार वाले हैं, इधर झारखंड है, इधर झारखंड है, फिर राजस्थान है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है। ऐसे कर करके जितने भी सारे स्टेट हैं उनके लिए यहाँ पर अलग अलग सीटें रखी हुई हैं, रिजर्व। क्या रखी हुई हैं? रिजर्व सीट्स रखी हुई हैं। यहाँ पर कितने लोग बैठ सकते हैं? बैठने की संख्या 245 लोग आकर के यहाँ पर बैठ सकते हैं। हर एक स्टेट से लोग आकर के यहाँ पर बैठना चाहते हैं, हर एक स्टेट से लोग यहाँ पर आकर के बैठना चाहते हैं। तो बैठने के लिए वो इलेक्शन में खड़ा होंगे, बैठने के लिए वो इलेक्शन में खड़ा होंगे। जैसे सपोज करो दिल्ली से, सपोज करो दिल्ली से हम ले रहे हैं, कहाँ का एग्जाम्पल? दिल्ली से। सब कुछ मिटा दें, सब कुछ मिटा दें, इधर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल दिल्ली से। दिल्ली से सपोज करो कुछ लोग चाहते हैं कि राज्यसभा में बैठ जाया जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि राज्यसभा में बैठ जाया जाए। अब देखो दिल्ली से चाहते हैं कुछ लोग जाकर के हम राज्यसभा में बैठें, और यहाँ पर सीट दिल्ली को कितनी मिली है? यहाँ पर सीट दिल्ली को मिली है मात्र 3। कि दिल्ली से सीट्स कह लो या वैकेंसी कह लो, जो मर्जी वो कह लो, कि दिल्ली से बैठने के लिए, दिल्ली वाले लोगों के लिए 3 जगह खाली है राज्यसभा में। कितनी जगह? 3 जगह खाली है राज्यसभा में। और इतने लोग लड़ गए इलेक्शन, इतने लोग लड़ गए इलेक्शन, ठीक है। इतने लोग आपके भाई साहब इलेक्शन लड़ गए सपोज, ठीक है ना। इतने लोगों को जो है लड़ना है ना, इतने लोगों को जो है लड़ना है, इतने लोग खड़े हो गए। ये लोग कौन है? कैंडिडेट हैं कि हम जाएंगे दिल्ली। सीट कितनी है? 3। सीट कितनी है? 3। तो एक फॉर्मूला निकाला गया, एक फॉर्मूला निकाला गया कि भैया देखो इतने लोगों में अच्छी बात है, इसमें से जितना लोगों का एक कोटा निकाला गया। क्या निकाला गया? एक निकाला गया कोटा, ठीक है। सपोज करो कोटा निकाला गया, एक फॉर्मूला बनाया गया कि जितने लोगों का इतना वोट आ जाएगा वो चला जाएगा राज्यसभा में बैठने के लिए। तो कोटा के लिए क्या फॉर्मूला निकाला गया कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कि वोटर कितने हैं, वोटर कितने हैं। सपोज करो दिल्ली में वोटर कितने हैं? दिल्ली में वोटर मान लिया जाए 70 लोग हैं जो वोट डालेंगे, 70 लोग हैं जो वोट डालेंगे। कैंडिडेट हमारे इतने लड़ने के लिए, वैकेंसियाँ इतनी। टोटल नंबर ऑफ वोट हो गया, फिर नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। इसमें 1 जोड़ देंगे और ये पूरे वाले में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हमें निकल जाएगा कि कितनी सीटें चाहिए, कितना वोट चाहिए कि इसमें से लोग जाकर के इलेक्शन लड़ जाएं। ये भाई साहब लोगों को राज्यसभा जाना है, इनको वोट कौन देगा? सबसे पहले तो ये जान लो, इनको वोट वहाँ के विधायक देंगे, दिल्ली के विधायक वोट देंगे, तभी ये लोग जाकर के राज्यसभा में बैठेंगे। अब दिल्ली का चुनाव करवाते हैं, अब एक बार चुनाव करवाते हैं, आप समझ जाएंगे। ये रही दिल्ली, ये रही दिल्ली। यहाँ से लोग चाहते हैं कि हम आकर के राज्यसभा में बैठे। दिल्ली में टोटल वोटर कितने हैं? जो वोट देंगे वो है मान के चलो 70, जो वोट डालेंगे वो कितने हैं? 70। दिल्ली में राज्यसभा में बैठने के लिए सीटें कितनी निकली है? तो मात्र 3। कि दिल्ली वालों के लिए कितने लोग आ सकते हैं? दिल्ली से यहाँ पर 3 आ सकते हैं। तो वैकेंसी कितनी हो गई? वैकेंसी निकल गई सपोज करो 3 की, 3 लोगों की सीट है भैया राज्यसभा में दिल्ली से वाले लोगों के लिए। इतनी चीज़ हमें पता चली। अब हम करवा देते हैं चुनाव, अब हम करवा देते हैं चुनाव। यहाँ पर लोग खड़े हो गए बहुत सारे कि हम जाएंगे, बोला हम जाएंगे, बोला हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सब बच्चों की तरह रोने लगेंगे, भैया हमको लेते चलो, भैया हमको घूमना है, हमको राज्यसभा में बैठाई दो, हमको राज्यसभा में बैठाई दो। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हो गए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हो गए जिनको राज्यसभा जाना हो गया। तो बोला गया कि चलो भाई ठीक है, जो जाओ। इनको वोट कौन देगा? बताओ फटाफट से, इनको वोट कौन देगा? इनको वोट देंगे विधायक, यानी कि एमएलए। विधायक माने एमएलए, एमएलए इनको वोट देंगे तो ये राज्यसभा में जाएंगे। अब जो फॉर्मूला हम लोग देखे हैं वो समझो।
हम सबसे पहले कोटा निकालेंगे। कोटा निकाला जाता है, कोटा देख लो भैया। सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ टोटल वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 70 ही लोग हैं जो वोट देंगे, तो सबसे पहले 70 लोग जो हमें वोट देंगे। इसके बाद देख लो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी तो बस 3 ही निकली है। सीट कितनी है राज्यसभा में, 3। इसमें ऐसे ही एक जोड़ना है, इसमें एक ऐसे जोड़ना है और इसका टोटल करके इसमें एक जोड़ना है। तो देखो कितना आ गया, 70/4 आया 4, और इसमें यहाँ पर एक आ जाएगा आपका। 4 से 70 को उड़ाओ, देखो कितने बार में जा रहा है, 2 दूनी 2 से गया 35 बार में। इधर आ जाओ तो भैया तुम्हारा 2 इधर आ गया, ये 35 का 35, इधर हो गया कितना, 1 2 जा 2 1 कम 2, 35 2 37, 37/2 आ गया सपोज करो, ठीक है। तो 37/2 आ गया आपका। अब 37/2 आ गया तो यहाँ से काट लो, कितना हो गया आपका, 2 1 कम 2, और इधर हुआ 17 2 8 16, 18.5 आएगा। अब आप कहोगे कि 18.5 आ रहा है, 18.5। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट वगैरह को मत देखो, हम नॉर्मली एक बात ले लेते हैं कितना, कि सपोज करो 18 आया होगा, कितना 18 आया होगा। ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। यानी कि कोटा यहाँ से कितना निकल गया हम लोगों का, कोटा यहाँ से कितना निकल गया, 18 का। आया तो 18.5, लेकिन अब हम लोग आधा यहाँ पर बात नहीं ध्यान देते हैं, हम लोग कितने को लेकर के चलेंगे, जो मेन है पॉइंट हटा दो, 18 कोटा आ गया, ठीक। तो अब हम यहाँ पर ये कहेंगे इन लोगों से, अब यहाँ पर ये कहेंगे इन लोगों से कि जितने बाबू लोग हैं यहाँ पर लड़ने के लिए, ये जितने बाबू लोग हैं यहाँ पर लड़ने के लिए, इसमें जिसको 18 से ज़्यादा वोट मिल गए, जिसको 18 से ज़्यादा वोट मिल गए, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, वो सीधा चला जाएगा राज्यसभा पे, वो सीधा चला जाएगा राज्यसभा पे। तो सपोज करो, अब एक बार देखो ध्यान से, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, हम फटाफट से इसको करवा रहे हैं, नोट करो, फटाफट से इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फटाफट से आगे बढ़ा जाए। पॉज करो, नोट करो, फटाफट से आगे बढ़ा जाए। अब हमारा ध्यान से बात सुनो, अब हमारा ध्यान से बात सुनो। वोट कोटा निकल गया कितना, 18, यानी कि 18 से ज़्यादा जिसको वोट आएगा वो वहाँ पर बैठ जाएगा। तो लड़ने वाले यहाँ से फिर से देखो, ये लड़ने वाले इतने लोग थे, ध्यान से देखो बात हमारा, लड़ने वाले 9 लोग थे सपोज करो, ठीक है, लड़ने वाले 9 लोग थे, लड़ने वाले 9 लोग थे। सीटें कितनी थी, 3, सीटें कितनी थी, 3। तो सबसे पहले देखा गया कि सबसे ज़्यादा 18 वोट जिसका आ जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा में। तो जब पहला राउंड हुआ तो देखा गया कि जब इलेक्शन आया तो सपोज करो इनको मिल गया कितना, 19 वोट मिल गया सपोज करो। तो ये गए पहली सीट पे बैठ गए, ये गए पहली सीट पे बैठ गए। उसके बाद दूसरा कौन पार किया, ये। इसके बाद ये कहाँ गए, ये दूसरी सीट पे बैठ गए। इसके बाद जो तीसरा पार करेगा सीट हो जाएगी हमारी फुल। कुछ इसी प्रकार से हमारा जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता है। और ये जो हम बेसिक सा फंडा देख रहे हैं, ये जो पूरा आपको प्रॉपर सिस्टम बताएं, ये बस किसको समझाने के लिए आपको बताए हैं, कोटा को समझाने के लिए। जो कोटा सिस्टम है ना, ये फार्मूला जो आप देखे ना, फार्मूला देख के हम लोग डर जाते हैं, बस इसी को फार्मूले को समझाने के लिए हम राज्यसभा का इलेक्शन देखे हैं कि क्या सिस्टम होता है, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। कुछ इस प्रकार का, कुछ लोग खड़े हुए, एक कोटा निकलता है कि जो 18 ज़्यादा वोट पा गया वो राज्यसभा में आकर के बैठ जाएगा, इलेक्शन होगा और चीज़ें आप समझ जाएंगे। अब बात मस्ती है कि सिंगल ट्रांसफरेबल को कैसे समझा जाए बेहतरीन तरीके से, ठीक है, कि सिंगल ट्रांसफरेबल को कैसे समझा जाए बेहतरीन तरीके से। तो देखो, चुनाव वहां पर इस प्रकार का होता है कि हम लोग प्रेफरेंस चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं, प्रेफरेंस चूज करते हैं। जैसे ये इतने लोग खड़े हुए थे ना, ये इतने लोग जैसे खड़े हुए थे ना, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता तो केवल एक लोगों को आप ठप्पा मार करके चले आते, केवल एक लोगों को आप वोट मार करके चले आते। लेकिन अब यहाँ पर आपको नंबरिंग करना होगा, प्रेफरेंस में लिखना होगा कि सबसे पहले ये जीत जाए, फिर ये जीत जाए, फिर ये जीत जाए, फिर इसको, ऐसे करके प्रेफरेंस पे लिखना होगा। किस पे लिखना होगा, प्रेफरेंस पे करना होगा काम, प्रेफरेंस पे काम करना होगा। इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगर अभी भी अगर आपको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बेहतरीन तरीके से कि दिमाग में छप जाए, दिमाग में छप जाए, तो रुको ब्लैक मार्कर ले लें। आप लोग एक बात ध्यान रखो, आप लोग एक बात ध्यान रखो कि हमारे जो हम बेसिक जीके का वीडियो सीरीज चलाए हैं, बेसिक जीके का वीडियो सीरीज चलाए हैं, जो कौन सा है, प्लेलिस्ट नाम से देख लेना, हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देखोगे तो बेसिक जीके सीरीज है। वहां पर आपको मिलेगा एक वीडियो इलेक्शन का। किसका इलेक्शन का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का एक वीडियो होगा।
जो उस वीडियो को देख लेगा, पूरा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का वीडियो होगा जो कि बेसिक स्टैटिक जीके में आता है, वो जो उस वीडियो को देख लेगा उसका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने जीवन भर नहीं भूलेगा अगर जो वो वीडियो देख लेगा आपके इलेक्शन वाला, प्रेसिडेंट वाला। तो उस वीडियो को चेकआउट करिएगा, आपका सिंगल ट्रांसफरेबल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई जो बेसिक बातें थी। अब कुछ वर्ड मीनिंग टाइप का कह लो, कुछ डिफिनीशन टाइप का कह लो, कुछ कंसेप्ट टाइप का कह लो, वो सारी बातें होंगी। जो मेन आपका मुद्दा था चैप्टर का, वो कुछ जितनी मेन चीजें थी वो यहीं तक थी। अब बेसिक छुट्टू मुट्टू पड़े हैं, उसको फटाफट से देख लेते हैं। चलो नोट कर लो, नोट करने के बाद पॉज करते हैं और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और चलो आगे फटाफट से बढ़ते हैं। बस कुछ ही चीज़ें बच गई हैं। अब चलिए फटाफट से जितनी चीज़ें अभी तक आपको समझाया ना, बस वही चीज़ें लिख के आ गई हैं। देखिए फटाफट से आपको राज्यसभा का इलेक्शन समझाया ना। देखिए सबसे पहली चीज, इन राज्यसभा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉलो किया जाता है। बताएं कि नहीं बताएं राज्यसभा में कैसे इलेक्शन होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल से। ईच स्टेट हैज इन आउन सीट, हर एक पर्टिकुलर स्टेट का अपना सीट जो है रिजर्व रहता है राज्यसभा में। इसके बाद सीट डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जैसे यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यूपी के लिए ज़्यादा सीटें होंगी राज्यसभा में, दिल्ली में कम पॉपुलेशन है तो दिल्ली के लिए कम जो है सीटें होंगी राज्यसभा में। राज्यसभा को वाले मेंबर्स को क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी लिखे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? विधायक के द्वारा। जो आपके जिले के विधायक होते हैं वही राज्यसभा में एमपीज को वोट देते हैं। इसके बाद एवरी वोटर गिव वोट ऑन द प्रेफरेंस, सब लोग प्रेफरेंस के द्वारा वोटिंग सिस्टम करता है, वोट देता है कि पहले ये। ठीक, इसके बाद दे गेट इलेक्टेड कैंडिडेट शुड वी गेट द मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स। यहाँ पर घुसने के लिए मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स होना चाहिए, जो कि हम आपको समझा दिए हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वोट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज +1, पूरा ब्रैकेट में +1। ठीक है, वो आप लोग समझ लिए। अब देखिए हमारे कंट्री में, हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चल रहा है? रुकिए मार्कर दूसरा ले लेते हैं, ये वाला नीला वाला। अब देखिए हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चल रहा है? हमारे यहाँ सिंपल इलेक्टोरल सिस्टम चलता है, जहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह इतना टिटिमा वाले की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ जगहों पे, जैसे कि कहाँ राज्यसभा की बात कर लिया जाए, प्रेसिडेंट की बात कर लिया जाए, वाइस प्रेसिडेंट का बात कर लिया जाए। ठीक है, तो इस जगह पे जो है ना इनडायरेक्ट वोटिंग होती है और यहाँ पर हल्का सा लफड़ा वाला बात होता है, हम आगे समझेंगे। ठीक है, उसके बाद FTT सिस्टम इज फॉलोड एंड सुटेबल फॉर लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया। फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जैसे जो सिस्टम होते हैं ये इंडिया जैसे बड़ी कंट्रीज में सुटेबल होते हैं। दूसरी चीज, इट प्रोवाइड्स वोट्स ऑन चूज ऑन द फेवरेट कैंडिडेट्स। भैया तुम्हारे पास 4 कैंडिडेट खड़े रहेंगे फास्ट पोस्ट वाले में, तो यहाँ पर तो तुम अपने कैंडिडेट को चूज करके दे दोगे वोट जो तुम्हारा फेवरेट रहेगा। लेकिन प्रोपोर्शनल वाले में तो कैंडिडेट का मतलब नहीं होता, वहाँ तो ऐसे लिखा रहेगा कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, किसको वोट दोगे? तो वहाँ से तो आपके कैंडिडेट का तो पता चल ही नहीं रहा, ये बात। दूसरी चीज़ क्या, इट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में ये जो है चीज़ें होती हैं FTTP में। अब आते हैं जो कंस्टिट्यूएंसीज का बात हो गया, वहाँ पर कुछ रिजर्वेशन होते हैं। सबसे पहले ये चीज़ को नोट कर लीजिए, हाई वाला लाइन मिटाएंगे, हाई वाले लाइन में से एक ठो मिटाएंगे। पहले इसको फर्स्ट से पॉज करके फटाक से लिखिए, हाई वाला लाइन मिटाने जा रहे हैं। अब देखिए बात ध्यान से सुनिए, रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज की जो हम बात कर रहे हैं ना, इतना मिटाते हैं बस। रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज की हम जो बात कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाह रहे हैं। रिजर्वेशन ऑफ जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे कि सपोज हम आपका गांव लेकर के चलते हैं, आपका जिला है ये, आपका ये जिला है, अलग अलग जगह जहाँ है, जैसे ग्राम सभा है वहाँ पर आपका इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर अलग अलग आपका इलेक्शन हो रहा है। सपोज करिए ये आपका गाँव है, ये सब बाकी के गाँव हैं, ये छोटे छोटे बाकी के गाँव हैं, ये आपका गाँव है, सपोज करिए ये आपका गाँव है। ठीक है, अब इस गांव में कौन कौन सी बिरादरी रहती है? सपोज करिए पंडित जी भी रहते हैं आपके, ठीक है, पंडित जी भी रहते हैं, ठीक है, पंडित जी भी हैं। उसके बाद ठाकुर साहब भी हैं, ठीक है, कौन है? ठाकुर साहब भी हैं। इसके बाद शर्मा जी भी हैं, इसके बाद कौन है? शर्मा जी भी हैं। इसके बाद गुप्ता जी भी हैं, ठीक है, इसके बाद गुप्ता जी भी हैं। इसके बाद कौन है? हरिजन जी भी हैं। कौन है? हरिजन जी भी हैं। लास्ट में कमेंट में बताइएगा
कौन व्यक्ति थे जिन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं इनको ये बताया था कि ये भगवान के बंदे हैं, हरि के जन है, समझ करो ना, हरि के जन है। कौन से ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने ऐसा चीज बताया? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि किन्होंने ऐसा इन लोगों को ये घोषित किया नाम। ठीक है, ये आपका गांव में रहने वाले कितने लोग, पंडित जी भी हैं, ठाकुर साहब भी हैं, शर्मा जी भी हैं, गुप्ता जी भी हैं, हरिजन जी भी हैं। ठीक है, ये लोग रहने वाले, इतनी बिरादरियां एक गांव में रहती हैं। अब सपोज करो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो 3 लोग हैं, ये जो देखो यहाँ पर एक डिवीजन कर देते हैं। सपोज करो ये जो 2 लोग हैं, ये लोग थोड़ा सा अपने आप को बड़ा बना रहे हैं कि ठीक है भैया थोड़ा सा पैसा से है, थोड़ा सा ऐसे हैं, मतलब कुछ मतलब सोशली ये लोग थोड़ा सा इन लोगों से ऊपर हैं। इसके बाद शर्मा जी, गुप्ता जी हो गए, ये लोग और पैसे से टाइट हैं। इसके बाद जो हरिजन लोगों का ये हल्का सा कमी पड़ जाती है, हल्का सा बैकवर्ड क्लास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अब अगर इस गांव में इलेक्शन होना है, तो क्या कभी सोचो है शर्मा जी और गुप्ता जी और ये हरिजन जी को, ये दोनों लोग कभी चाहेंगे कि बने क्या? ये दोनों लोग कभी चाहेंगे कि बने क्या? कभी चाहेंगे? और ये लड़ भी नहीं पाएंगे इलेक्शन। क्यों? क्योंकि इनके पास ना ही उतना पैसा है इलेक्शन लड़ने के लिए, ना ही कुछ है। सही है, हकीकत बात है कि नहीं? देखो गांव में नॉर्मल सी बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि सारे पंडित जी करोड़पति हैं, सारे ठाकुर साहब जो हैं वो करोड़पति, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल लेवल पे बात किया जाए तो डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा, ये लोग दबा देंगे कि नहीं तुम मत लड़ो, तुम कैसे लड़ सकते हो। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं था तो पहले क्या करते थे लोग, अरे तुम चुनाव लड़ोगे ऐसा होगा, नहीं। तो इसके लिए ये सब सिस्टम ना हो, इसी के लिए रिजर्वेशन लाया गया। किसके लिए? जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली वीक सेक्शन है, बैकर्स पिछड़ी हैं, तो उनको सपोर्ट कर दो थोड़ा सा ना भाई कि आ जाओ हमारे साथ आ जाओ। आज के समय में देखो, अब तो यार दुनिया में हम लोग के यहाँ ये सब बात ही नहीं होता है, ये सब बात ही नहीं होता है कहीं भी। धीरे धीरे एजुकेशन जैसे जैसे आता चले जाएगा, एक जनरेशन के बाद देखेंगे तो लगभग ये सारी चीजें ना के बराबर। ठीक है, तो रिजर्वेशन दिया गया इन लोगों को कि भैया अभी हर एक फील्ड में आगे बढ़िए। इसके साथ साथ जो रिजर्व क्लासेस है जैसे SC ST होगी, और कुछ जगह पे पहले वुमेन लोगों को भी काफी डिस्क्रिमिनेट करके रखा जाता था कि नहीं तुम औरत हो, ये नहीं वो नहीं, तो इनके लिए भी रिजर्वेशन दिया जाता है। कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू रिजर्व कम्युनिटी, कैंडिडेट उसी। अब देखो यहाँ पर क्या सिस्टम हो गया, अब यहाँ पर 3 सीटें निकलती है। अगर गांव में बात करोगे ना तो सबसे पहली सीट निकलती है जनरल के लिए, जनरल सीट आती है। ठीक है, इसके बाद एक सीट आती है जनरल महिला करके, जनरल महिला करके, जिसमें किसका जो हो जाता है, फीमेल को रिजर्वेशन मिल जाता है। इसके बाद एक सीट आती है कि पिछड़ी करके, एक सीट आती है पिछड़ी करके, और एक सीट आती है आपकी सुरक्षित करके, सुरक्षित करके एक सीट आती है। जनरल महिला तो वुमेन के लिए रिजर्वेशन हो गया, ये पिछड़ी जो हो जाता है ये आपका हो गया इन लोगों के लिए, और सुरक्षित हो गया किसके लिए, SC ST वालों के लिए, ये हो गया आपके OBC वालों के लिए। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, केवल जब इनकी सीट आ जाएगी तो केवल यही लड़ेंगे, तो सब लोग इन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये लोग आगे आकर के भाई समाज से आकर के मतलब सब लोग लेवल में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद देख लिया जाए पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर क्या सिस्टम है कि भैया कैंडिडेट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा और उसको वोट देने वाले भी उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के होंगे। बेसिक सिंपल सा फंडा है, कुछ वर्डिंग्स हैं, ध्यान देते रहिए। बेसिक सा फंडा है, फटाफट से इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट और नोट बनाते हुए चलिएगा। चलिए जब कुछ बेसिक सा फंडा बचा हुआ है उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। डेलिमिटेशन कमीशन, जिसको बोलते हैं परिसीमन आयोग, क्या बोलते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, क्या होता है ये, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ है ना, अभी पिछले चैप्टर्स में इलेक्शन कमीशन अच्छे से पढ़ा दिया आपको कि उसका काम क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको हम बताए थे, और फिर भी हम इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, वैसे ही एक डिलिमिटेशन कमीशन होता है जिसको हम परिसीमन आयोग निकालते हैं। ये क्या काम करता है, अगर हिंदी में बोला जाए तो ये परिसीमन निकालता है। क्या निकालता है, परिसीमन निकालता है, जिसमें ये दिया होता है कि कौन से कंस्टिट्यूएंसी से कौन से मतलब पिछड़ी लड़ेगी या जनरल लड़ेंगे, कौन कौन लड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना रिजर्वेशन होना चाहिए इलेक्शन के लिए। समझ रहे हैं, वही अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ किसका रिजर्वेशन होना चाहिए, कहाँ महिला का रिजर्वेशन होना चाहिए। डेलिमिटेशन कमीशन और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन, ये दोनों साथ में मिल करके ये तय करते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज
कहाँ का रिजर्वेशन दिया जाए और किस किस चीज़ का रिजर्वेशन दिया जाए। जैसे कि अगर हम लोग लोकसभा में बात करें तो 545 सीट है, इसमें से बहुत सारी सीटें जो हैं रिजर्व्ड होती हैं, कुछ होती हैं SC ST के लिए, कुछ होती हैं स्पेशल स्टेट्स के लिए, लोकेशन से जहाँ से लोग आते हैं, कुछ होती हैं वुमेन के लिए, ऐसे ऐसे करके जो है रिजर्वेशन होता है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि महिलाओं का कैसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसे वो एक कैंडिडेट के रूप में आ सकती हैं, कैसे वो अपने जो है एरिया को उधर से रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वुमेन को रिजर्वेशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। इतिहास का पन्ना उठा करके देखो महिलाओं को कितना रोक लगा करके, आज भी बहुत सारे इलाकों में महिलाओं को रोक लगा करके रखते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो। ठीक है भाई, देखो एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ज्ञान है नहीं, तो इसीलिए रोक करके रखते हैं। घर में रहो, खाना बनाओ, रोटी बेलो, यही सब कहते हैं, चौका करो, बेलना करो। ठीक है, एजुकेशन की वजह से वो लोग अपना काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लोग भी पिछड़ गए। तो उनको भी सपोर्ट करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा जगह रिप्रेजेंटेशन जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। देयर इज़ ओनली 10% ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। केवल 10% का जो है बात किया जाता है यहाँ पर। हालांकि फिर इस पर भी काम चलता रहता है, आदमी चाहे तो इसको भी रिजर्वेशन को मतलब बराबर एक तरीके से कह के रखना चाहिए। 50% सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज। जैसे कि ग्राम सभा की अगर हम लोग बात करें तो होता है कि कहाँ पर महिला सीट आएगा, कहाँ पर क्या आएगा, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। कौन डिसाइड करता है? परिसीमन आयोग। ये कौन इलेक्शन कमीशन और डिलिमिटेशन कमीशन मिल करके, ये दोनों मिल करके जो है अपना बनाते हैं कि कहाँ कौन सी सिस्टम आते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा मेन मुद्दा जो है इलेक्शन कमीशन का। अब देखो हम ये चाह रहे हैं ना कि आप लोगों को इलेक्शन कमीशन एकदम डीप में पढ़ा दें। कैसा पढ़ा दें? बुक में जानते हो क्या क्या चीज़ दिया है? बेसिक सा ये दिया है कि एक आयोग है जिसका ये काम है, इसमें कुछ चीफ जस्टिस वगैरह होते हैं, कुछ 5 मेंबर की कम्युनिटी होती है। ये लोग क्या करते हैं, यही सारा चीज़ डिसाइड करते हैं कब इलेक्शन होगा, कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, आचार संहिता कब लगाया जाएगा। मतलब टोटल मैनेजमेंट, जैसे कुछ होने वाला होता है तो एक मैनेजमेंट होता है जो कि मैनेज करता है। हम लोग स्टार्ट किए थे चैप्टर तो बात किए थे जब तक प्रॉपर सुपरविजन नहीं होगा तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। तो प्रॉपर सुपरविजन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो इसके लिए वो बेसिक स्टैटिक जीके वाली सीरीज में एक टॉपिक आएगा, एक वीडियो आएगा केवल और केवल इलेक्शन कमीशन के लिए। तो एकदम गहराई से जान जाएंगे, उसको वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके बुक में उतनी खास बातें नहीं की गई हैं, वहाँ पर एकदम हम डीपली बढ़ा देंगे, आपको इलेक्शन कमीशन एकदम ध्यान से घुस जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर एक मुद्दा उठ करके यहाँ पर आता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे किया जाए। आप सबसे पहले हाई चीज़ नोट कर लो, डिलिमिटेशन कमीशन और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को नोट करो, इसको हम मिटाते हैं। अब देखो बात यहाँ पर एक चीज़ मुद्दा फंसता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है छोटी सी, क्या कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो। क्या चीज़? कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट बताई थी, मार्कर चेंज करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मैंने कुछ बताया था कि सबसे पहले तो ये देखा जाए कि सुपरविजन में काम हो रहा है, सुपरविजन में काम हो रहा है। इसके बाद ये देखो कि वोटिंग राइट किसको किसको है। वोटिंग राइट सबको होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वोटिंग राइट सबको होनी चाहिए। सुपरविजन के लिए कौन है? इलेक्शन कमीशन है। कौन है? इलेक्शन कमीशन है। वोटिंग राइट सबको है कि नहीं है? तो यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करके जो है आपका इसको फॉलो किया जाता है, जहां पर यह दिया गया है कि जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और वो मानसिक स्थिति से सही है तो वो वोट दे सकता है। यानी कि वोटिंग राइट की बात होगी कि सबको देने का सुविधा है। इसके बाद लड़ता कौन कौन है? कैंडिडेट सारे लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? कैंडिडेट सारे लड़ पा रहे हैं कि नहीं लड़ पा रहे हैं, वो देखना है। इसके बाद ये देखना है कि भैया काउंटिंग वाला प्रोसेस कैसा हो रहा है। काउंटिंग वाला प्रोसेस कैसा हो रहा है। प्रॉपर सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर सुपरविजन की जरूरत पड़ेगी। देख रेख करना होगा कि भाई फ्री एंड फेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारी चीज़ें हमारा इलेक्शन कमीशन करता है, जो कि हम आपको इलेक्शन कमीशन का अलग वीडियो लेकर के आएंगे। और हम जब वो वीडियो डाल देंगे ना तो यहीं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी, चाहे कमेंट में इसका लिंक भी दे देंगे, तो आप उसको वहाँ पर जाकर के देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स माने क्या होता है? यहाँ पर सुधार की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सुधार कि चलो भाई इतने लंबे पुराना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें सारी बातें की गई हैं कि कैसे चुनाव होगा, कैसे क्या होगा, हर एक चीज़।
तो सोचो नियम कानून तो पहले बना दिए गए हैं, तो कुछ सुधार करने की जरूरत है क्या? कुछ सुधार किया जा सकता है, बहुत कुछ है। आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें हमने लिख दी हैं। सबसे पहले तो जगह जगह पे चुनाव को पोस्टपोन्ड कर दिया जाता है, नहीं तो कैंसिल कर दिया जाता है। कई सारे स्टेट हैं जहां पर ग्राम सभा यानी कि जो गांव है, जो विलेज एरिया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पंचायत इलेक्शन, जितना भी आपका पंचायत इलेक्शन होता है ना, वो कहीं कहीं पोस्टपोन्ड करते जाते हैं और कैंसिल भी कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हर जगह इलेक्शन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा क्या, मोड ऑफ कंडक्ट, कुछ नियम कानून हो भैया पार्टीज के लिए भी, कैंडिडेट्स के लिए भी, कि वो कैसे अपना भाई तैयारी करें, कैसे क्या क्या करें, ये चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। रिपोलिंग और रिकाउंटिंग की सुविधा होनी चाहिए कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कि भाई देख करके, माहौल को देख करके ऐसा चीज़ें होए। उसके बाद वुमेन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्या हो, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको भी इक्वलिटी मिले। मनी एंड पावर के दम पे इलेक्शन को ना लड़ा जाए, कि एक तरफ से भैया पैसा बांटे जा रहे हैं, किसी को चेक करके रोक लें, किसको वोट देगा, इनको वोट देगा, धर 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 इसको गाड़ी में डाल ले, गाड़ी में डाल इनको वोट देगा, बांध बूंद के लेकर के चले गए। कुल वोटर को बांध करके बंद कर दिए गोडाउन में, कि नहीं पावर के दम पे, चाहे पैसा दे करके वोटर आईडी ले लिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम वहाँ पे पैसा दे के वोटर आईडी ले लेते हैं सब, कैसे वोट दोगे बताओ? तो ये सब इलीगल रहे, तुरंत धर के जेल में चले जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ों को बंद हो जाए। इसके बाद कास्टिज्म इन इलेक्शन ना हो, कि जातिवाद को लेकर के इलेक्शन ना हो, कि यादव जी हैं तो केवल यादव जी को देंगे, पंडित जी हैं तो केवल पंडित जी को देंगे, बाबू साहब हैं तो बाबू साहब केवल बाबू साहब को देंगे, है ना। नीचे की जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं तो केवल बैकवर्ड क्लासेस को देंगे, नहीं, ये सब सारी सोच को हटाना है। जो बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव है, जो बढ़िया हमारा कैंडिडेट है, उसको चूज करेंगे। इसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स, ये चेक कर लो भैया, कहीं अपराधी तो नहीं है भाई, अब सब जानता है कैसा इसका मतलब कितना इसका पालन है। तो यही सारी चीज़ों को सुधार करना है। एजुकेटेड कैंडिडेट्स हों, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, यही सारा बेसिक बातें हैं। लिखने में कहा जाता है लिख लो, देखो कब ऐसा सिस्टम बदलता है ना, कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, ये सारी चीज़ें। तो बेसिक सा मुद्दा था आपके चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में, जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 था। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त होता है। अब इसमें कुछ चीज़ नहीं है, बस आपका बचा है इलेक्शन कमीशन एंड फंक्शन, जो कि आप स्पेसिफिक वीडियो में देखेंगे तभी मजा आएगा। इलेक्शन कमीशन में कुछ 4-5 पॉइंट है, याद करना है, इसे भी याद कर लोगे और वो वाला वीडियो देख लोगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है। कमेंट करके बताना कैसा क्लास लगा, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। जो भी क्वेरीज होंगी वीडियोस देखो भाई, हफ्ते में आ रही हैं और रेगुलरिटी हम बढ़ाएंगे। टेंशन इसका मतलब कि कब आएगी कब नहीं आएगी वीडियोस, आपको एकदम आपका समय आते आते सिलेबस खत्म हो जाएगा और रिवीजन भी होगा। सब हम कहे हैं तो करवाएंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो चलो बस यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। नोट्स बनाना, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन को व्हाट्सएप बना के पूछ लेना। दम लगा करके मेहनत करना ही है, हमें भी और आपको भी। हमें एक दूसरे की मदद करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़िए। बाय बाय, नमस्कार।